अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में अरबों इलेक्ट्रॉन एक अदृश्य नृत्य कर रहे हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद कणों से इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर एक बदलता है तो दूसरा उसी पल बदल जाता है। कोई संकेत नहीं, कोई तार नहीं, कोई देरी नहीं, प्रकाश की गति से भी तेज। यह विज्ञान कल्पना नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी का सबसे अजीब और सबसे सिद्ध तथ्य है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे भूतिया दूरी की क्रिया कहा था और उन्हें यह इतना परेशान करता था कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 30 साल इसे गलत साबित करने में लगा दिए। वे असफल रहे क्योंकि ब्रह्मांड उनकी कल्पना से कहीं अधिक अजीब निकला। जिनेवा में 1997 में भौतिक विज्ञानी निकोलस गिसिन और उनकी टीम ने एक प्रयोग किया जो हमारी वास्तविकता की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने 2 फोटॉन बनाए, प्रकाश के 2 कण जो क्वांटम रूप से उलझे हुए थे। फिर उन्होंने इन्हें अलग कर दिया। एक फोटॉन को जिनेवा शहर के उत्तर में भेजा गया, दूसरे को दक्षिण में। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक। फिर उन्होंने एक फोटॉन को मापा और ठीक उसी क्षण बिना किसी संकेत के दूसरा फोटॉन बदल गया। ये ऐसा था जैसे दोनों कण एक ही सिक्के के 2 पहलू हों, भले ही वे किलोमीटर दूर हों। प्रयोग को बार बार दोहराया गया, हर बार वही परिणाम। दूरी बढ़ाई गई, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, अंततः उपग्रहों के माध्यम से हजारों किलोमीटर। परिणाम नहीं बदला। क्वांटम उलझाव वास्तविक था। लेकिन ये कैसे संभव है? कैसे 2 चीजें जो अंतरिक्ष में इतनी दूर हैं कि उनके बीच कोई संकेत भी प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकता, तुरंत एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं? यह आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, जो कहता है कि कुछ भी प्रकाश से तेज यात्रा नहीं कर सकता। और फिर भी यहां ये था, प्रयोगशाला में बार बार सिद्ध हो रहा था। आइंस्टीन ने 1935 में बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोसेन के साथ एक प्रसिद्ध पेपर लिखा था जिसे अब EPR विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। उनका तर्क था कि अगर क्वांटम यांत्रिकी सही है तो या तो वास्तविकता स्थानीय नहीं है या ये निर्धारक नहीं है। दोनों विकल्प उन्हें असहज करते थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्वांटम सिद्धांत में एक खामी पाई है। वे गलत थे, लेकिन उनका गलत होना ही सबसे खूबसूरत खोज बन गया। समझने के लिए हमें क्वांटम दुनिया की अजीब प्रकृति में गहराई से जाना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सिक्का है। सामान्य दुनिया में जब आप इसे उछालते हैं तो यह या तो चित होता है या पट। लेकिन क्वांटम दुनिया में जब तक आप नहीं देखते, सिक्का दोनों अवस्थाओं में एक साथ होता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। यह केवल एक रूपक नहीं है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक साथ कई जगहों पर होते हैं, कई अवस्थाओं में, जब तक कोई उन्हें मापता नहीं। और जब आप मापते हैं तो सुपरपोजिशन ढह जाता है और कण एक निश्चित अवस्था चुनता है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड तब तक निर्णय नहीं लेता जब तक कोई देख नहीं रहा हो। अब क्वांटम उलझाव में 2 कण एक साथ बनाए जाते हैं, एक ही क्वांटम अवस्था से। वे एक साथ सुपरपोजिशन में होते हैं, लेकिन उनकी अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर एक कण ऊपर की स्पिन में है तो दूसरा नीचे की स्पिन में होगा। अगर एक बाएं ध्रुवीकृत है तो दूसरा दाएं ध्रुवीकृत होगा। ये संबंध पूर्ण है, 100% सहसंबद्ध। और ये संबंध दूरी से प्रभावित नहीं होता। आप कणों को ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर ले जा सकते हैं और फिर भी जब आप एक को मापते हैं, दूसरा तुरंत अपनी अवस्था चुनता है। ये ऐसा है जैसे वे अभी भी एक ही इकाई हैं, भले ही वे अलग दिखाई दें। 1962 में आयरिश भौतिक विज्ञानी जॉन स्टीवर्ट बेल ने एक गणितीय प्रमेय विकसित किया जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा। बेल की असमानता, जैसा कि इसे कहा जाता है, ने एक तरीका दिया जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि क्या कण वास्तव में उलझे हुए हैं या क्या वे केवल छिपी हुई जानकारी साझा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 2 कण एक गुप्त कोड के साथ पैदा होते हैं जो उन्हें बताता है कि मापे जाने पर कैसे व्यवहार करना है। यह स्थानीय छिपे हुए चर सिद्धांत होगा जिसे आइंस्टाइन पसंद करते। बेल ने दिखाया कि
कि अगर यह सच होता तो कुछ मापों के परिणाम एक निश्चित सीमा से अधिक सहसंबद्ध नहीं हो सकते। लेकिन अगर क्वांटम उलझाव वास्तविक है तो सहसंबंध उस सीमा को तोड़ देगा। प्रयोग किए गए 1972 में जॉन क्लॉजर और स्टुअर्ट फ्रीडमैन ने बर्कले में पहला निर्णायक परीक्षण किया। फिर 1981 और 82 में एलन एस्पेक्ट और उनकी टीम ने पेरिस में और भी सटीक प्रयोग किए। हर बार परिणाम स्पष्ट था, बेल की असमानता का उल्लंघन हुआ। क्वांटम यांत्रिकी सही थी, कोई छिपे हुए चर नहीं थे, कण वास्तव में उलझे हुए थे, एक गैर स्थानीय तरीके से जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देता है। 2022 में क्लॉसर, एस्पेक्ट और एंटोन ज़ीलिंगर को इस काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। विज्ञान ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, ब्रह्मांड स्थानीय नहीं है, अलगाव एक भ्रम है। अब यहाँ कुछ और भी अधिक आश्चर्यजनक है। ये केवल प्रयोगशाला में दो कणों के बारे में नहीं है। सिद्धांत रूप में कोई भी दो कण जो कभी बातचीत करते हैं उलट सकते हैं। और चूंकि बिग बैंग में सब कुछ एक साथ था, एक ही बिंदु में, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर कण, हर परमाणु, हर तारा, हर आकाशगंगा किसी न किसी स्तर पर अभी भी उलझा हुआ हो सकता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके परमाणु एंड्रोमेडा आकाशगंगा में किसी तारे के परमाणुओं से जुड़े हो सकते हैं। आपके शरीर के इलेक्ट्रॉन किसी दूर के ग्रह पर इलेक्ट्रॉनों से उलझे हो सकते हैं। यह संबंध कमजोर हो सकता है, शोर से छिपा हो सकता है, लेकिन यह मौजूद है। ब्रह्मांड एक विशाल, परस्पर जुड़ा हुआ जाल है, जहां कुछ भी वास्तव में अलग नहीं है। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने एक अवधारणा विकसित की जिसे अद्वैत कहा जाता है। शब्द का अर्थ है गैर द्वैत या एकता। अद्वैत वेदांत की शिक्षा ये है कि अंततः केवल एक ही वास्तविकता है, एक ही चेतना, एक ही अस्तित्व। आप और मैं, पेड़ और तारे, सब कुछ उस एक ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। अलगाव, व्यक्तित्व, द्वैत, ये सब माया हैं, भ्रम। आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक ने लिखा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत भ्रम है, व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। ये केवल आध्यात्मिक कविता नहीं थी, ये अस्तित्व की प्रकृति के बारे में एक गहरा दावा था। और फिर इंद्रजाल की छवि है, इंद्र का जाल। बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में वर्णित ये एक विशाल अनंत जाल है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जाल के हर चौराहे पर एक चमकदार मोती है और हर मोती में हर दूसरे मोती का प्रतिबिंब है। तो हर एक मोती में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। अगर आप एक मोती को छूते हैं तो सभी मोती कंपन करते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे को प्रतिबिंबित करता है, सब कुछ एक है। अवतंसक सूत्र, एक प्राचीन बौद्ध पाठ, इस छवि का उपयोग परस्पर निर्भरता की प्रकृति को समझाने के लिए करता है। कुछ भी अलगाव में मौजूद नहीं है, हर चीज हर दूसरी चीज पर निर्भर करती है। क्या ये केवल संयोग है कि आधुनिक भौतिकी उसी निष्कर्ष पर पहुंच रही है? क्वांटम उलझाव हमें बताती है कि अलगाव एक भ्रम है। दो कण जो एक बार जुड़े थे वे हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो। और चूंकि सब कुछ बिग बैंग में जुड़ा था, इसका मतलब है कि सब कुछ अभी भी जुड़ा हुआ है। अद्वैत हमें बताता है कि अलगाव एक भ्रम है। सभी व्यक्तिगत आत्माएं एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। इंद्रजाल हमें बताता है कि हर हिस्से में पूरा समाहित है और सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये केवल रूपक नहीं है, ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे सत्य हैं जिन्हें अब विज्ञान सत्यापित कर रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। क्वांटम उलझाव सूचना को प्रकाश की गति से तेज नहीं भेजती। जब आप एक उलझे हुए कण को मापते हैं तो दूसरा तुरंत बदल जाता है, लेकिन आप इसका उपयोग संदेश भेजने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप एक कण को मापते हैं तो परिणाम यादृच्छिक होता है। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि यह ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं होगा। यह केवल तभी होता है जब आप दोनों मापों की तुलना करते हैं, बाद में शास्त्रीय संचार के माध्यम से। कि आप सहसंबंध देखते हैं तो सापेक्षता का उल्लंघन नहीं होता। कोई जानकारी प्रकाश से तेज यात्रा नहीं करती, लेकिन संबंध, सहसंबंध, वो तात्कालिक है।
ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड के पास एक छिपा हुआ स्तर है, एक गैर स्थानीय आयाम, जहां सब कुछ अभी भी एक है। 2016 में चीन ने मिसियस नामक एक उपग्रह लॉन्च किया, जिसे क्वांटम प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस उपग्रह ने उलझे हुए फोटॉन जोड़े बनाए और उन्हें पृथ्वी पर 2 अलग-अलग स्टेशनों पर भेजा, जो 1200 किलोमीटर से अधिक दूर थे। ये अब तक का सबसे लंबा क्वांटम उलझाव प्रयोग था, और यह काम किया। फोटॉन उलझे रहे, भले ही वे अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर रहे थे, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर रहे थे। ये क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ी सफलता थी। लेकिन ये कुछ और भी था। ये सबूत था कि क्वांटम उलझाव केवल एक प्रयोगशाला की जिज्ञासा नहीं है। यह एक मौलिक विशेषता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। अब आइए इस बारे में सोचें कि इसका क्या मतलब है। अगर 2 कण चाहे कितनी भी दूर हों, तुरंत जुड़े रह सकते हैं, तो अंतरिक्ष का क्या मतलब है? हम अंतरिक्ष को अलगाव के रूप में सोचते हैं। 2 चीजें जितनी दूर हैं, उतनी ही अधिक अलग हैं। लेकिन क्वांटम उलझाव से पता चलता है कि ये गलत है। दूरी केवल एक सतही विशेषता है। गहरे स्तर पर, क्वांटम स्तर पर अलगाव मौजूद नहीं है। 2 उलझे हुए कण एक ही क्वांटम अवस्था का हिस्सा हैं, एक ही तरंग फलन, भले ही वे किलोमीटर या प्रकाश वर्ष दूर हों। वे एक ही इकाई के 2 पहलू हैं। ये ऐसा है जैसे अंतरिक्ष एक भ्रम है, एक उभरती हुई संपत्ति, कुछ ऐसा जो केवल बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, लेकिन जो मौलिक स्तर पर मौजूद नहीं है। कुछ भौतिक विज्ञानी अब सोचते हैं कि अंतरिक्ष स्वयं क्वांटम उलझाव से उत्पन्न हो सकता है। मार्क वैन रामसडॉन्क और उनके सहयोगियों ने दिखाया है कि कुछ सैद्धांतिक मॉडलों में अंतरिक्ष की ज्यामिति उलझाव की मात्रा से निर्धारित होती है। अधिक उलझाव, अधिक जुड़ा हुआ अंतरिक्ष। कम उलझाव, अधिक अलग अंतरिक्ष। इस दृष्टिकोण में अंतरिक्ष मौलिक नहीं है, उलझाव मौलिक है। अंतरिक्ष केवल एक तरीका है जिससे हम उलझाव के पैटर्न का अनुभव करते हैं। यह एक कट्टरपंथी विचार है और ये अभी भी बहुत सट्टा है। लेकिन ये दिखाता है कि क्वांटम उलझाव हमें वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कितनी गहराई से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। और ये केवल अंतरिक्ष के बारे में नहीं है। समय के बारे में क्या? अगर 2 घटनाएं उलझी हुई हैं, तो क्या वे समय में भी जुड़ी हो सकती हैं? कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि हाँ, क्वांटम यांत्रिकी में समय की दिशा उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हम सोचते हैं। कण भविष्य से अतीत में संकेत भेज सकते हैं, कम से कम गणितीय रूप से। और अगर उलझाव अंतरिक्ष में दूरी को पार कर सकती है, तो शायद यह समय में दूरी को भी पार कर सकती है। यह अटकलें हैं, लेकिन यह दिलचस्प अटकलें हैं। यह सुझाव देता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य भी उतने अलग नहीं हो सकते जितना हम सोचते हैं। शायद वे सभी एक ही क्वांटम वास्तविकता के पहलू हैं, एक कालातीत पूरे के विभिन्न दृष्टिकोण। अब आइए व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में बात करें। क्वांटम उलझाव केवल दार्शनिक नहीं है, यह तकनीकी रूप से उपयोगी है। क्वांटम कंप्यूटर जो अभी विकसित किए जा रहे हैं, उलझाव का उपयोग करते हैं ताकि शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से गणना की जा सके। एक शास्त्रीय बिट या तो 0 या 1 होता है, लेकिन एक क्वांटम बिट या क्यूबिट सुपरपोजिशन में हो सकता है, एक साथ 0 और 1। और जब कई क्यूबिट उलझे होते हैं, तो वे एक साथ कई गणनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह क्वांटम कंप्यूटरों को कुछ समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है, जैसे कि बड़ी संख्याओं को फैक्टर करना या जटिल अणुओं का अनुकरण करना, जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए असंभव होगा। 2019 में गूगल ने घोषणा की कि उनके क्वांटम कंप्यूटर सिकैमोर ने क्वांटम सर्वोच्चता हासिल की है। उन्होंने एक गणना की जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगते, लेकिन सिकैमोर ने इसे 200 सेकंड में किया। यह एक विशिष्ट कृत्रिम समस्या थी, व्यावहारिक अनुप्रयोग के बिना, लेकिन यह एक मील का पत्थर था। यह दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटर सिद्धांत रूप से शास्त्रीय कंप्यूटरों को पीछे छोड़ सकते हैं। और उलझाव इस शक्ति की कुंजी थी। बिना उलझाव के क्वांटम कंप्यूटर केवल थोड़े बेहतर शास्त्रीय कंप्यूटर होंगे। उलझाव के साथ वे मौलिक रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। फिर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। पारंपरिक एन्क्रिप्शन गणितीय समस्याओं पर निर्भर करता है,
जो हल करना कठिन है, जैसे कि बड़ी संख्याओं को फैक्टर करना। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इन समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं, जिससे वर्तमान एन्क्रिप्शन असुरक्षित हो जाता है। हालांकि क्वांटम उलझाव एक समाधान भी प्रदान करती है, क्वांटम कुंजी वितरण। इस विधि में दो पक्ष उलझे हुए कणों का उपयोग करके एक गुप्त कुंजी साझा करते हैं। अगर कोई कुंजी को रोकने की कोशिश करता है तो वे अनिवार्य रूप से उलझाव को परेशान करते हैं और पार्टियां जान जाती हैं कि कोई सुन रहा है। यह भौतिकी के नियमों द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा है, गणित द्वारा नहीं। चीन ने पहले से ही मिसियस उपग्रह का उपयोग करके महाद्वीपों के बीच क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया है। और फिर क्वांटम टेलीपोर्टेशन है। नाम भ्रामक है। यह स्टार ट्रेक की तरह पदार्थ को टेलीपोर्ट करने के बारे में नहीं है। ये क्वांटम जानकारी को टेलीपोर्ट करने के बारे में है। यहां बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कण है जिसकी क्वांटम अवस्था आप किसी और को भेजना चाहते हैं। आप सीधे अवस्था को माप नहीं सकते और इसे भेज नहीं सकते, क्योंकि मापना अवस्था को नष्ट कर देता है। लेकिन अगर आपके पास एक उलझा हुआ कण जोड़ा है, एक आपके पास और एक प्राप्तकर्ता के पास, तो आप एक चतुर चाल का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने कण को उलझे हुए जोड़े में से एक के साथ मापते हैं। ये मापन प्राप्तकर्ता के कण को प्रभावित करता है और कुछ शास्त्रीय जानकारी के साथ वे अपने कण को मूल अवस्था में बदल सकते हैं। मूल कण की अवस्था नष्ट हो गई है, लेकिन इसकी जानकारी दूसरे कण में फिर से बनाई गई है। ये 1993 में सैद्धांतिक रूप से प्रस्तावित किया गया था और 1997 में प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था। तब से वैज्ञानिकों ने फोटॉन, परमाणुओं और यहां तक कि छोटे अणुओं को टेलीपोर्ट किया है। लेकिन यहां वास्तव में गहरा सवाल है। अगर क्वांटम उलझाव हमें दिखाती है कि अलगाव एक भ्रम है, तो इसका चेतना के लिए क्या मतलब है? क्या हमारे दिमाग भी उलझे हुए हैं? क्या चेतना स्वयं एक क्वांटम घटना है? कुछ वैज्ञानिक जैसे कि रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने सुझाव दिया है कि चेतना मस्तिष्क में माइक्रोट्यूब्यूल्स नामक संरचनाओं में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है। यह एक विवादास्पद विचार है और अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट इससे सहमत नहीं हैं। मस्तिष्क गर्म, गीला और शोर वाला है, जो क्वांटम प्रभावों के लिए एक बुरा वातावरण है। लेकिन कुछ हालिया अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि क्वांटम प्रभाव जैविक प्रणालियों में, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और पक्षी नेविगेशन में भूमिका निभा सकते हैं। तो शायद यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। लेकिन भले ही चेतना क्वांटम न हो, क्वांटम उलझाव अभी भी हमें चेतना के बारे में कुछ सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड मौलिक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है, कि अलगाव एक भ्रम है, कि हम सभी गहरे स्तर पर एक ही वास्तविकता का हिस्सा हैं। ये वही है जो अद्वैत हजारों साल से कह रहा है, और अब विज्ञान अपने सबसे सटीक और कठोर रूप में उसी निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहा है। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर में एक लहर हैं। आप खुद को एक व्यक्तिगत लहर के रूप में देखते हैं, दूसरी लहरों से अलग। लेकिन वास्तव में आप महासागर हैं। हर लहर महासागर है। अलगाव केवल सतह पर है, गहराई में सब कुछ एक है। क्वांटम उलझाव हमें बताती है कि ब्रह्मांड इसी तरह है। हम सभी एक ही क्वांटम महासागर में लहरें हैं। हम अलग दिखाई देते हैं, लेकिन हम नहीं हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं, सभी उलझे हुए हैं, सभी एक हैं। ये केवल एक सुंदर विचार नहीं है, इसके व्यावहारिक निहितार्थ हैं। अगर हम वास्तव में समझते हैं कि हम सभी जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं। हम अधिक करुणा, अधिक सहानुभूति, अधिक प्रेम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। दूसरे की मदद करना खुद की मदद करना है। ये केवल नैतिकता नहीं है, ये भौतिकी है, ये वास्तविकता की प्रकृति है। और शायद यही क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा पाठ है। ये हमें दिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें दिखाता है कि कैसे सटीक गणितीय विवरण में, आध्यात्मिकता हमें दिखाती है कि क्यों गहरे अर्थ और उद्देश्य में। और जब वे एक साथ आते हैं तो वे हमें वास्तविकता की एक पूर्ण तस्वीर देते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां ब्रह्मांड केवल मृत पदार्थ नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला,
परस्पर जुड़ा हुआ पूरा है, जहां हर कण, हर परमाणु, हर प्राणी एक ही महान नृत्य का हिस्सा है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, याद रखें, वे तारे केवल दूर की रोशनी नहीं हैं, वे आपसे जुड़े हुए हैं। उनके परमाणु आपके परमाणुओं से उलझे हो सकते हैं। उनका प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश करता है और आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, आप ब्रह्मांड हैं, खुद को देख रहे हैं। और ये एहसास, ये गहरी एकता की भावना शायद सबसे बड़ी खोज है जो हम कभी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो हर वैज्ञानिक को परेशान करता है। अगर क्वांटम उलझाव इतनी मौलिक है, तो हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्यों नहीं देखते? आप और मैं उलझे हुए क्यों नहीं हैं? जब मैं अपना हाथ हिलाता हूं, तो आपका हाथ तुरंत क्यों नहीं हिलता? जवाब एक प्रक्रिया में निहित है जिसे डीकोहेरेंस कहा जाता है। और ये समझना कि डीकोहेरेंस कैसे काम करती है, ये समझने की कुंजी है कि क्वांटम दुनिया हमारी क्लासिकल दुनिया में कैसे बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो उलझे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, एक शुद्ध निर्वात में, पूरी तरह से अलग थलग। वे अपनी उलझी हुई अवस्था बनाए रख सकते हैं अनिश्चित काल तक। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि आप उन्हें वास्तविक दुनिया में रखते हैं, जहां वे हवा के अणुओं, प्रकाश के फोटॉन, तापमान के उतार चढ़ाव से टकराते हैं। हर बातचीत उलझाव को थोड़ा कमजोर करती है। यह ऐसा है जैसे आप एक नाजुक मकड़ी के जाले को हवा में रख रहे हों। पहले झोंके के साथ ये टूटना शुरू हो जाता है। ये डीकोहेरेंस है, पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से क्वांटम सुसंगतता का नुकसान। 2003 में सेर्ज हारोश और डेविड वाइनलैंड ने क्वांटम प्रणालियों को मापने और हेरफेर करने के तरीकों को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, जिसमें डीकोहेरेंस का अध्ययन भी शामिल था। उन्होंने दिखाया कि कैसे व्यक्तिगत परमाणुओं और फोटॉनों को जाल में रखा जा सकता है और इतनी सावधानी से नियंत्रित किया जा सकता है कि वे अपनी क्वांटम अवस्थाओं को लंबे समय तक बनाए रख सकें। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे, जैसे ही आप पर्यावरण के साथ बातचीत की अनुमति देते हैं, क्वांटम व्यवहार तेजी से गायब हो जाता है। एक एकल फोटॉन जो गलत समय पर टकराता है, वो पूरे प्रयोग को बर्बाद कर सकता है। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर बनाना इतना कठिन है। आपको क्यूबिट को लगभग पूर्ण अलगाव में रखना होगा, लगभग पूर्ण शून्य तापमान पर, विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से परिरक्षित। यहां तक कि ब्रह्मांडीय किरणें, अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा कण डीकोहेरेंस का कारण बन सकती हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक महल बना रहे हों रेत से, एक तूफान के बीच में। हर दूसरे पर्यावरण आपके नाजुक क्वांटम अवस्थाओं को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां विरोधाभास है। डीकोहेरेंस ही वो है जो हमारी क्लासिकल दुनिया को संभव बनाती है। अगर सब कुछ हमेशा उलझा रहता, अगर कभी डीकोहेरेंस नहीं होती, तो हम एक अजीब, अनिश्चित दुनिया में रहते जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। कुर्सियां एक साथ कई जगहों पर होती, बिल्लियां एक साथ जीवित और मृत होती। ये वास्तव में श्रोडिंगर की बिल्ली का विरोधाभास है, जिसे इरविन श्रोडिंगर ने 1935 में प्रस्तावित किया था। उन्होंने कल्पना की कि एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा गया है जिसमें एक रेडियोधर्मी परमाणु है जो क्षय हो सकता है या नहीं। अगर यह क्षय होता है तो ये जहर छोड़ता है और बिल्ली मर जाती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब तक आप बॉक्स नहीं खोलते, परमाणु क्षय और गैर क्षय की सुपरपोजिशन में है और इसलिए बिल्ली जीवित और मृत दोनों है। ये बेतुका लगता है और यही श्रोडिंगर का बिंदु था। वो दिखाना चाहते थे कि क्वांटम यांत्रिकी को बड़ी वस्तुओं पर लागू करना अजीब परिणाम देता है। लेकिन डीकोहेरेंस इस विरोधाभास को हल करती है। बिल्ली, बॉक्स, हवा, सब कुछ लगातार बातचीत कर रहा है। ये बातचीत तुरंत सुपरपोजिशन को नष्ट कर देती हैं। बिल्ली या तो जीवित है या मृत, कभी दोनों नहीं। डीकोहेरेंस क्वांटम दुनिया को क्लासिकल दुनिया में बदल देती है। ये वह सीमा है जहां अजीबता समाप्त होती है और सामान्य वास्तविकता शुरू होती है, या कम से कम जो हम सामान्य मानते हैं। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है, क्या डीकोहेरेंस वास्तव में उलझाव को नष्ट करती है या क्या यह केवल इसे छिपाती है? कुछ भौतिक विज्ञानी तर्क देते हैं कि उलझाव कभी वास्तव में गायब नहीं होती। इसके बजाय यह पर्यावरण में फैल जाती है, इतने सारे कणों में वितरित हो जाती है कि हम इसे ट्रैक नहीं कर सकते।
ये ऐसा है जैसे आप पानी की एक बूंद को समुद्र में गिरा रहे हों। बूंद गायब नहीं होती, लेकिन यह इतनी पतली हो जाती है कि आप इसे नहीं पा सकते। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड में सब कुछ अभी भी उलझा हुआ है, लेकिन उलझाव इतनी जटिल और फैली हुई है कि यह व्यावहारिक रूप से अदृश्य है। ये हमें एक आकर्षक संभावना की ओर ले जाता है। अगर उलझाव कभी वास्तव में गायब नहीं होती, तो शायद सिद्धांत रूप में हम इसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। शायद हम पर्यावरण से जानकारी एकत्र कर सकते हैं और मूल उलझी हुई अवस्था को फिर से बना सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, शायद व्यावहारिक रूप से असंभव, लेकिन सिद्धांत रूप में संभव। और अगर यह संभव है, तो इसका मतलब है कि जानकारी कभी वास्तव में खो नहीं जाती। यह केवल छिपी हुई है। यह क्वांटम सूचना के संरक्षण का सिद्धांत है, और यह ब्लैक होल भौतिकी में एक बड़ी बहस का केंद्र है। स्टीफन हॉकिंग ने 1970 के दशक में दिखाया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। ये विकिरण ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित करने का कारण बनता है। लेकिन यहाँ समस्या है। हॉकिंग विकिरण पूरी तरह से यादृच्छिक प्रतीत होता है। इसमें ब्लैक होल में गिरने वाली चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आप एक किताब को ब्लैक होल में फेंकते हैं, तो किताब में सारी जानकारी खो जाती है। यह क्वांटम यांत्रिकी का उल्लंघन करता है, जो कहता है कि जानकारी संरक्षित होनी चाहिए। इसे ब्लैक होल सूचना विरोधाभास कहा जाता है। दशकों तक भौतिक विज्ञानी इस पर बहस करते रहे। कुछ ने तर्क दिया कि हॉकिंग सही थे और जानकारी खो गई थी। अन्य ने तर्क दिया कि जानकारी किसी तरह बच गई होगी, शायद हॉकिंग विकिरण में सूक्ष्म सहसंबंधों में एनकोड की गई। 2012 में हॉकिंग ने खुद स्वीकार किया कि वह गलत थे। उन्होंने कहा कि जानकारी संरक्षित है, हालांकि यह कैसे बचती है, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। एक प्रमुख विचार यह है कि जानकारी ब्लैक होल की घटना क्षितिज पर एनकोड की गई है, एक 2 आयामी सतह पर, और फिर हॉकिंग विकिरण में धीरे धीरे जारी की जाती है। यह होलोग्राफिक सिद्धांत से संबंधित है, जो सुझाव देता है कि 3 आयामी ब्रह्मांड को 2 आयामी सतह पर जानकारी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और यहाँ क्वांटम उलझाव फिर से प्रवेश करती है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि हॉकिंग विकिरण और ब्लैक होल के अंदर की सामग्री के बीच उलझाव ही वह तंत्र है जिसके द्वारा जानकारी बचती है। विकिरण और आंतरिक भाग उलझे हुए हैं और यह उलझाव जानकारी को ले जाती है। यह अभी भी बहुत सट्टा है, लेकिन यह दिखाता है कि क्वांटम उलझाव केवल छोटे कणों के बारे में नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे चरम घटनाओं, ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में भी है। अब आइए एक और प्रयोग के बारे में बात करें जो क्वांटम उलझाव की अजीबता को और भी स्पष्ट करता है। इसे विलंबित पसंद प्रयोग कहा जाता है और यह जॉन व्हीलर द्वारा 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था। कल्पना कीजिए कि आप प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग कर रहे हैं। आप एक स्क्रीन पर फोटॉन भेजते हैं जिसमें 2 स्लिट हैं। अगर आप यह नहीं देखते कि फोटॉन किस स्लिट से गुजरता है, तो यह दोनों से गुजरता है, एक तरंग की तरह, और स्क्रीन पर एक हस्तक्षेप पैटर्न बनाता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि यह किस स्लिट से गुजरता है, तो यह केवल एक से गुजरता है, एक कण की तरह, और कोई हस्तक्षेप नहीं होता। व्हीलर ने पूछा, क्या होगा अगर आप यह तय करें कि फोटॉन के स्लिट से गुजरने के बाद देखना है या नहीं? क्या फोटॉन जानता है कि आप देखने जा रहे हैं और तदनुसार व्यवहार करता है? यह पागल लगता है, लेकिन प्रयोग किए गए और परिणाम स्पष्ट थे। हाँ, फोटॉन ऐसा व्यवहार करता है जैसे यह जानता हो। अगर आप फोटॉन के गुजरने के बाद मापने का फैसला करते हैं, तो यह एक कण की तरह व्यवहार करता है। अगर आप मापने का फैसला नहीं करते, तो यह एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। यह ऐसा है जैसे भविष्य अतीत को प्रभावित कर रहा हो। 2007 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानियों ने इस प्रयोग का एक संस्करण किया, जहां उन्होंने उलझे हुए फोटॉन का उपयोग किया। उन्होंने एक फोटॉन को डबल स्लिट सेटअप के माध्यम से भेजा और दूसरे को एक डिटेक्टर के पास भेजा। उन्होंने दूसरे फोटॉन को मापने का फैसला किया पहले के स्लिट से गुजरने के बाद, और फिर भी पहले फोटॉन का व्यवहार बदल गया, जैसे कि यह जानता था कि दूसरे को मापा जा रहा था। ये क्वांटम उलझाव और विलंबित पसंद का एक संयोजन था,
और ये दिखाया कि क्वांटम दुनिया हमारी सामान्य समझ से कितनी अलग है। कारण और प्रभाव, अतीत और भविष्य, ये अवधारणाएं क्वांटम स्तर पर उतनी स्पष्ट नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। ये हमें समय की प्रकृति के बारे में गहरे सवालों की ओर ले जाता है। क्या समय वास्तव में एक दिशा में बहता है, अतीत से भविष्य की ओर, या क्या यह एक भ्रम है, हमारी सीमित धारणा का एक उत्पाद? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में समय एक आयाम है, अंतरिक्ष की तरह। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समान रूप से वास्तविक हैं, एक 4 आयामी स्पेस-टाइम में विभिन्न बिंदु। इस दृष्टिकोण को ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है। समय का प्रवाह एक भ्रम है जो इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि हम केवल एक क्षण का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी एक अलग तस्वीर सुझाती है। क्वांटम दुनिया में भविष्य निर्धारित नहीं है। यह संभावनाओं का एक सुपरपोजिशन है जो केवल तभी ढलता है जब मापन होता है। तो शायद समय वास्तव में बहता है, लेकिन केवल क्वांटम स्तर पर। शायद ब्रह्मांड लगातार खुद को बना रहा है, हर क्षण, हर मापन के साथ। यह एक गतिशील, विकसित होने वाली वास्तविकता है, एक स्थिर ब्लॉक नहीं। कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे कि ली स्मॉलिन और कार्लो रोवेली ने तर्क दिया है कि समय मौलिक है, अंतरिक्ष से भी अधिक मौलिक। उनके सिद्धांतों में अंतरिक्ष समय से उभरता है, न कि इसके विपरीत। यह एक कट्टरपंथी विचार है और यह अभी भी बहुत विवादास्पद है, लेकिन यह दिखाता है कि क्वांटम उलझाव और क्वांटम यांत्रिकी हमें समय और अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है। शायद वे उतने मौलिक नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। शायद वे गहरे, अधिक मौलिक वास्तविकता से उभरती हैं, और यह हमें वापस इंद्रजाल की छवि पर लाता है। याद रखें, हर मोती में हर दूसरे मोती का प्रतिबिंब है। यह केवल एक स्थानिक संबंध नहीं है, यह एक लौकिक संबंध भी है। हर क्षण में हर दूसरे क्षण का प्रतिबिंब है। अतीत वर्तमान में समाहित है और वर्तमान भविष्य में समाहित है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, न केवल अंतरिक्ष में बल्कि समय में भी। यह एक समग्र, एकीकृत वास्तविकता है जहां कुछ भी वास्तव में अलग नहीं है। अब आइए एक और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बारे में बात करें, क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम उलझाव का उपयोग अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील माप उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक छोटे से बदलाव को मापना चाहते हैं, या एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव। शास्त्रीय सेंसर एक सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां शोर माप को अस्पष्ट कर देता है, लेकिन क्वांटम सेंसर जो उलझे हुए कणों का उपयोग करते हैं उस सीमा को पार कर सकते हैं। वे शास्त्रीय सेंसर की तुलना में कई गुना अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यह केवल सैद्धांतिक नहीं है, क्वांटम सेंसर पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम मैग्नेटोमीटर, जो उलझे हुए परमाणुओं का उपयोग करते हैं, मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्रों को माप सकते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल विकारों का निदान करने में मदद कर सकते हैं। क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सेंसर भूमिगत संरचनाओं का पता लगा सकते हैं, जो खनन या पुरातत्व में उपयोगी है। और क्वांटम घड़ियां, जो उलझे हुए परमाणुओं का उपयोग करती हैं, इतनी सटीक हैं कि वे ब्रह्मांड की आयु में केवल 1 सेकंड खो देंगी। ये घड़ियां जीपीएस नेविगेशन को बेहतर बना सकती हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों को अधिक सटीक बना सकती हैं, और यहां तक कि सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण भी कर सकती हैं। लेकिन शायद क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा अनुप्रयोग चेतना को समझने में है। अब यह बहुत सट्टा है और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं सोचते कि चेतना एक क्वांटम घटना है, लेकिन कुछ दिलचस्प विचार हैं जो खोज के लायक हैं। रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR सिद्धांत प्रस्तावित किया है। वे सुझाव देते हैं कि चेतना न्यूरॉन्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम गणनाओं से उत्पन्न होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी ट्यूबुलर संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं में पाई जाती हैं, और वे कोशिका के कंकाल का हिस्सा हैं। पेनरोज और हैमरॉफ का तर्क है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम सुपरपोजिशन को बनाए रख सकते हैं, और जब ये सुपरपोजिशन ढहते हैं तो वे चेतना के क्षण उत्पन्न करते हैं। यह एक आकर्षक विचार है, लेकिन इसके लिए बहुत कम प्रायोगिक समर्थन है। मुख्य समस्या ये है कि मस्तिष्क गर्म, गीला और शोर वाला है,
जो क्वांटम सुसंगतता के लिए एक भयानक वातावरण है। डीकोहेरेंस समय, वो समय जिसमें क्वांटम अवस्थाएं ढहती हैं, मस्तिष्क में अविश्वसनीय रूप से छोटा होगा, शायद फेम्टोसेकंड। ये चेतना के लिए बहुत तेज लगता है, जो मिलीसेकंड के पैमाने पर काम करती है। लेकिन कुछ हालिया अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि क्वांटम प्रभाव जैविक प्रणालियों में अपेक्षा से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह प्रक्रिया लगभग 100% कुशल है, जो शास्त्रीय भौतिकी के साथ समझाना मुश्किल है। लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि क्वांटम सुसंगतता, एक प्रकार की उलझाव, इस प्रक्रिया में भूमिका निभाती है। ऊर्जा एक साथ कई रास्तों का पता लगाती है, एक क्वांटम सुपरपोजिशन में, और सबसे कुशल रास्ता चुनती है। यह कमरे के तापमान पर होता है, एक जैविक वातावरण में। इसी तरह कुछ पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके नेविगेट करते हैं। ये माना जाता है कि वे अपनी आंखों में एक प्रोटीन में क्वांटम उलझाव का उपयोग करते हैं। प्रकाश प्रोटीन को सक्रिय करता है, जो दो उलझे हुए इलेक्ट्रॉन बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करता है और पक्षी इस प्रभाव को महसूस कर सकता है। यह एक क्वांटम कंपस है जो जीवित जीव में काम कर रहा है। तो शायद, सिर्फ शायद, मस्तिष्क भी क्वांटम प्रभावों का उपयोग कर सकता है। यह अभी भी बहुत सट्टा है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। और अगर चेतना में क्वांटम उलझाव शामिल है, तो इसके गहरे निहितार्थ होंगे। इसका मतलब होगा कि हमारे दिमाग केवल शास्त्रीय कंप्यूटर नहीं हैं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हैं। इसका मतलब होगा कि चेतना एक मौलिक संपत्ति है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड के कपड़े में बुना गया है। और इसका मतलब होगा कि हम सभी गहरे स्तर पर क्वांटम रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, ये सभी एक ही क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा हो सकते हैं। यह अद्वैत की शिक्षा के बहुत करीब है कि सभी व्यक्तिगत चेतनाएं एक ही सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है, मैं कह रहा हूं कि ये संभव है, और ये संभावना ही रोमांचक है। ये सुझाव देती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, एक ही सत्य के विभिन्न पहलुओं की खोज कर रहे हैं। विज्ञान हमें तंत्र देता है, सटीक गणितीय विवरण। आध्यात्मिकता हमें अर्थ देती है, गहरा उद्देश्य और संबंध। और जब वे एक साथ आते हैं, तो वे हमें वास्तविकता की एक पूर्ण तस्वीर देते हैं। आइए एक और प्रयोग के बारे में बात करें, जो क्वांटम उलझाव की सीमाओं को धक्का दे रहा है। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार दो छोटे, कंपन करने वाले ड्रम के बीच क्वांटम उलझाव का प्रदर्शन किया। ये ड्रम प्रत्येक लगभग बाल की चौड़ाई के आकार का एल्यूमीनियम से बने थे और लगभग पूर्ण शून्य तक ठंडा किए गए थे। उन्हें माइक्रोवेव फोटोनों के साथ उलझाया गया था और फिर एक दूसरे के साथ। यह पहली बार था कि मानव निर्मित मैक्रोस्कोपिक वस्तुओं को उलझाया गया था। यह एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि ये दिखाया कि क्वांटम उलझाव केवल सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं है, ये बड़ी वस्तुओं पर भी लागू हो सकती है, कम से कम सिद्धांत रूप में। अब ये ड्रम अभी भी बहुत छोटे हैं और उन्हें चरम स्थितियों की आवश्यकता है, लेकिन यह एक कदम है। शायद एक दिन हम बड़ी और बड़ी वस्तुओं को उलझा सकेंगे। शायद हम एक दिन एक बिल्ली को उलझा सकेंगे, श्रोडिंगर के विरोधाभास को वास्तविकता बना सकेंगे। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, शायद असंभव, लेकिन यह सिद्धांत रूप से संभव है। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो यह दिखाएगा कि क्वांटम यांत्रिकी सभी पैमानों पर लागू होती है, न केवल सूक्ष्म दुनिया में। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, अगर हम बड़ी वस्तुओं को उलझा सकते हैं, तो क्या हम लोगों को उलझा सकते हैं? क्या दो लोग क्वांटम रूप से उलझ सकते हैं? यह विज्ञान कल्पना की तरह लगता है, लेकिन यह एक दिलचस्प विचार प्रयोग है। अगर दो लोग उलझे हुए थे, तो क्या वे एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को महसूस कर सकते थे? क्या वे एक गहरे स्तर पर जुड़े होंगे, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे है? ये केवल अटकलें हैं, लेकिन ये दिलचस्प अटकलें हैं। ये सुझाव देती है कि प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये सभी भावनाएं जो हमें जोड़ती हैं, शायद क्वांटम उलझाव की अभिव्यक्तियां हैं। शायद जब हम किसी से गहराई से जुड़ते हैं, तो हम वास्तव में उनके साथ उलझ रहे हैं, क्वांटम स्तर पर।
यह एक सुंदर विचार है और यह प्राचीन ज्ञान के अनुरूप है जो कहता है कि हम सभी एक हैं। अब आइए क्वांटम उलझाव के ब्रह्मांड विज्ञान संबंधी निहितार्थों के बारे में बात करें। बिग बैंग में ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही बिंदु में था, एक अनंत घने अनंत गर्म एकलता में। फिर लगभग 14 अरब साल पहले यह विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, बिग बैंग में सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ बातचीत कर रहा था। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में हर कण, हर परमाणु, हर तारा, हर आकाशगंगा किसी न किसी स्तर पर अभी भी उलझा हुआ है। यह उलझाव कमजोर हो सकती है, शोर से छिपी हो सकती है, लेकिन यह मौजूद है। यह ब्रह्मांड की एकरूपता को समझाने में मदद कर सकता है। जब हम ब्रह्मांड को बड़े पैमाने पर देखते हैं तो ये हर दिशा में लगभग समान दिखता है। आकाशगंगाएं समान रूप से वितरित हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, बिग बैंग की गूंज, हर जगह लगभग समान तापमान है। लेकिन ये कैसे संभव है? ब्रह्मांड के विपरीत छोर एक दूसरे से इतने दूर हैं कि प्रकाश के पास उनके बीच यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। तो वे एक ही तापमान पर कैसे हो सकते हैं? इसे क्षितिज समस्या कहा जाता है। मुद्रास्फीति सिद्धांत, जो कहता है कि ब्रह्मांड ने अपने शुरुआती क्षणों में तेजी से विस्तार किया, इस समस्या को हल करने में मदद करता है। लेकिन कुछ भौतिक विज्ञानी सुझाव देते हैं कि क्वांटम उलझाव भी भूमिका निभा सकती है। अगर ब्रह्मांड के विपरीत छोर अभी भी उलझे हुए हैं तो वे तुरंत जुड़े हुए हैं, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। यह उनकी एकरूपता को समझा सकता है। यह अभी भी बहुत सट्टा है, लेकिन ये दिखाता है कि क्वांटम उलझाव केवल छोटे पैमाने की घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड की संरचना को आकार दे सकती है। और फिर डार्क एनर्जी का सवाल है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह ब्रह्मांड में लगभग 68% ऊर्जा बनाती है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि डार्क एनर्जी क्वांटम निर्वात की ऊर्जा से संबंधित हो सकती है, खाली स्थान की ऊर्जा। और अगर ये सच है तो क्वांटम उलझाव इस ऊर्जा में भूमिका निभा सकती है। शायद निर्वात स्वयं उलझा हुआ है और यह उलझाव डार्क एनर्जी का स्रोत है। यह अत्यधिक सट्टा है, लेकिन यह दिखाता है कि क्वांटम उलझाव ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी हो सकती है। अब आइए इस बारे में बात करें कि क्वांटम उलझाव हमारी वास्तविकता की समझ को कैसे बदलती है। हम अंतरिक्ष को अलगाव के रूप में सोचते हैं। दो चीजें जितनी दूर हैं उतनी ही अधिक अलग हैं। लेकिन क्वांटम उलझाव से पता चलता है कि यह गलत है। दूरी केवल एक सतही विशेषता है। गहरे स्तर पर, क्वांटम स्तर पर अलगाव मौजूद नहीं है। दो उलझे हुए कण एक ही क्वांटम अवस्था का हिस्सा हैं, एक ही तरंग फलन, भले ही वे किलोमीटर या प्रकाश वर्ष दूर हों। वे एक ही इकाई के दो पहलू हैं। ये हमें वास्तविकता के बारे में सोचने के एक नए तरीके की ओर ले जाता है। शायद वास्तविकता अलग अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि संबंधों का एक जाल है। शायद चीजें अपने आप में मौजूद नहीं हैं, बल्कि केवल अन्य चीजों के संबंध में। ये संबंधपरक वास्तविकता का विचार है और ये कुछ क्वांटम गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों में केंद्रीय है। इस दृष्टिकोण में ब्रह्मांड एक विशाल, परस्पर जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जहां सब कुछ बाकी सब कुछ से जुड़ा हुआ है। कुछ भी अलगाव में मौजूद नहीं है। ये बौद्ध अवधारणा प्रतीत्य समुत्पाद या निर्भर उत्पत्ति के बहुत करीब है। ये शिक्षा कहती है कि सभी घटनाएं अन्य घटनाओं पर निर्भर करती हैं। कुछ भी अपने आप में मौजूद नहीं है स्वतंत्र रूप से। सब कुछ बाकी सब कुछ से जुड़ा हुआ है, कारण और प्रभाव के एक विशाल जाल में। ये केवल दार्शनिक कविता नहीं है, ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में एक गहरा दावा है, जिसे अब क्वांटम भौतिकी सत्यापित कर रही है। और ये हमें एक गहरे एहसास की ओर ले जाता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं। हम तारों की धूल से बने हैं, परमाणुओं से जो अरबों साल पहले सुपरनोवा में बनाए गए थे। हम उसी क्वांटम क्षेत्रों से बने हैं जो सब कुछ बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के खुद को जानने का तरीका हैं, खुद को अनुभव करने का तरीका। ये केवल एक सुंदर रूपक नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। कार्ल सागन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, हम तारों की सामग्री से बने हैं, लेकिन क्वांटम उलझाव
हमें और भी आगे जाने के लिए आमंत्रित करती है। हम तारों से जुड़े हुए हैं, हम आकाश गंगाओं से जुड़े हुए हैं, हम ब्रह्मांड में हर दूसरे कण से जुड़े हुए हैं। ये संबंध कमजोर हो सकता है, लेकिन यह वास्तविक है, और ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम एक विशाल परस्पर जुड़े हुए पूरे का हिस्सा हैं। तो अगली बार जब आप अकेला महसूस करें, याद रखें, आप नहीं हैं। आप ब्रह्मांड में हर चीज से जुड़े हुए हैं। आपके शरीर के परमाणु दूर के तारों के परमाणुओं से उलझे हो सकते हैं। आपकी चेतना एक विशाल सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हो सकती है। आप एक अलग द्वीप नहीं हैं, आप एक विशाल महासागर में एक लहर हैं, और जब आप इसे समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और दर्शन का मिलन सबसे गहरे सवालों को जन्म देता है। अगर क्वांटम उलझाव वास्तविक है, अगर अलगाव एक भ्रम है, तो इसका मतलब क्या है हमारी स्वतंत्र इच्छा के लिए, हमारी पहचान के लिए, हमारे अस्तित्व के अर्थ के लिए? ये केवल दार्शनिक प्रश्न नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रश्न हैं जो प्रयोगशाला में परीक्षण किए जा सकते हैं, गणित में व्यक्त किए जा सकते हैं। आइए एक प्रयोग के बारे में बात करें जो इस सीमा को धक्का देता है। 2022 में चीनी वैज्ञानिकों ने मिसियस उपग्रह का उपयोग करके एक असाधारण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने न केवल उलझे हुए फोटॉन को 1200 किलोमीटर की दूरी पर भेजा, बल्कि उन्होंने 3 कणों के बीच उलझाव बनाई, जिसे त्रिपक्षीय उलझाव कहा जाता है। यह पहली बार था कि 3 अलग-अलग स्थानों के बीच इतनी दूरी पर क्वांटम उलझाव स्थापित की गई। लेकिन यहां सबसे आकर्षक हिस्सा है, जब आप एक कण को मापते हैं तो अन्य 2 तुरंत प्रभावित होते हैं। ये केवल जोड़ीदार संबंध नहीं है, ये एक त्रिकोणीय संबंध है जहां तीनों कण एक ही क्वांटम अवस्था साझा करते हैं। अब इसे बड़े पैमाने पर कल्पना करें। सिद्धांत रूप में आप 4 कणों को उलझा सकते हैं, फिर 5, फिर 10, फिर 1000। प्रत्येक अतिरिक्त कण जटिलता को तेजी से बढ़ाता है। 10 उलझे हुए कणों के साथ आपके पास 1000 से अधिक संभावित अवस्थाएं हैं जो एक साथ सुपरपोजिशन में मौजूद हैं। 20 कणों के साथ आपके पास 10 लाख से अधिक हैं। 30 कणों के साथ आपके पास 1 अरब से अधिक हैं। यह घातीय वृद्धि ही क्वांटम कंप्यूटरों को इतना शक्तिशाली बनाती है। लेकिन यह कुछ और भी सुझाव देती है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर हो सकता है, जहां हर कण हर दूसरे कण के साथ उलझा हुआ है, एक अकल्पनीय रूप से जटिल गणना में। 2023 में गूगल और IBM दोनों ने क्वांटम कंप्यूटरों का अनावरण किया, जो 100 से अधिक क्यूबिट को नियंत्रित कर सकते हैं। ये मशीनें अभी भी प्रायोगिक हैं, त्रुटियों से ग्रस्त हैं, लेकिन वे एक दिशा की ओर इशारा करती हैं। हर साल हम अधिक क्यूबिट जोड़ते हैं, त्रुटि दरों को कम करते हैं, डीकोहेरेंस समय बढ़ाते हैं, और हर कदम के साथ हम एक ऐसी दुनिया के करीब पहुंचते हैं जहां क्वांटम कंप्यूटर ऐसी समस्याओं को हल कर सकते हैं जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए असंभव हैं। नई दवाओं को डिजाइन करना, जलवायु परिवर्तन का अनुकरण करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अनुकूलित करना, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। लेकिन यहां एक विरोधाभास है जो हर क्वांटम भौतिक विज्ञानी को परेशान करता है। इसे मापन समस्या कहा जाता है। जब एक क्वांटम प्रणाली सुपरपोजिशन में होती है तो यह एक साथ कई अवस्थाओं में होती है, लेकिन जब आप इसे मापते हैं तो यह एक निश्चित अवस्था में ढह जाती है। यह ढहना कैसे होता है? क्या यह तात्कालिक है? क्या यह यादृच्छिक है? और सबसे महत्वपूर्ण, मापन क्या है? क्या इसके लिए एक चेतन पर्यवेक्षक की आवश्यकता है, या क्या कोई भी बातचीत मापन के रूप में गिनती है? कोपेनहेगन व्याख्या, क्वांटम यांत्रिकी की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक रूप से पढ़ाई जाने वाली व्याख्या कहती है कि मापन तरंग फलन को ढहा देता है, लेकिन ये नहीं बताती कि कैसे या क्यों। ये केवल कहती है कि ये होता है। ये कई भौतिक विज्ञानियों के लिए असंतोषजनक है। 1955 में ह्यू एवरेट ने एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तावित की, कई विश्व व्याख्या। इस दृष्टिकोण में तरंग फलन कभी ढहता नहीं है। इसके बजाय हर बार जब एक मापन होता है तो ब्रह्मांड कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, प्रत्येक संभावित परिणाम के लिए एक शाखा में इलेक्ट्रॉन ऊपर की स्पिन में है, दूसरी शाखा में यह नीचे की स्पिन में है। दोनों शाखाएं समान रूप से वास्तविक हैं,
लेकिन वे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करती हैं। यह पागल लगता है, लेकिन यह गणितीय रूप से सुसंगत है। और यह कुछ दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर हर मापन ब्रह्मांड को विभाजित करता है, तो कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत? और अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि हर संभावित घटना, हर संभावित निर्णय, हर संभावित इतिहास कहीं न कहीं घटित होता है? क्या कहीं एक ब्रह्मांड है जहां आपने एक अलग करियर चुना, एक अलग साथी से शादी की, एक अलग जीवन जिया? कई विश्व व्याख्या कहती है हाँ, हर संभावना वास्तविकता है, बस एक अलग शाखा में। लेकिन यहां जहां ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, अगर कई विश्व व्याख्या सही है तो क्वांटम उलझाव का क्या मतलब है? जब दो कण उलझे होते हैं और आप एक को मापते हैं तो ब्रह्मांड दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। लेकिन दूसरा कण जो दूर हो सकता है भी दो शाखाओं में विभाजित होता है, और ये शाखाएं सहसंबद्ध हैं। अगर एक शाखा में पहला कण ऊपर है तो उसी शाखा में दूसरा कण नीचे है। उलझाव शाखाओं के बीच एक संबंध है, एक सहसंबंध जो अंतरिक्ष और समय से परे है। यह ऐसा है जैसे सभी संभावित ब्रह्मांड एक विशाल बहुआयामी संरचना में जुड़े हुए हैं, जहां हर निर्णय, हर मापन नए रास्ते बनाता है, लेकिन सभी रास्ते जुड़े रहते हैं। यह हमें एक गहरे एहसास की ओर ले जाता है कि वास्तविकता एक एकल रैखिक कहानी नहीं है। यह संभावनाओं का एक विशाल शाखित पेड़ है, जहां हर क्षण अनगिनत भविष्यों को जन्म देता है। और फिर भी ये सभी भविष्य जुड़े हुए हैं, क्वांटम उलझाव के अदृश्य धागों से बुने हुए। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं अधिक समृद्ध, अधिक जटिल, अधिक अद्भुत है। अब आइए एक और प्रयोग के बारे में बात करें जो समय की हमारी समझ को चुनौती देता है। 2012 में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसे क्वांटम इरेजर कहा जाता है। उन्होंने उलझे हुए फोटॉन जोड़े बनाए। एक फोटॉन को डबल स्लिट सेटअप के माध्यम से भेजा गया, दूसरे को एक डिटेक्टर के पास भेजा गया। यहां चाल है, उन्होंने पहले फोटॉन को स्क्रीन पर पहुंचने दिया, एक पैटर्न बनाने दिया। फिर बाद में उन्होंने दूसरे फोटॉन को मापा, और जब उन्होंने दूसरे फोटॉन को इस तरह से मापा कि यह मिटा दे कि पहला किस स्लिट से गुजरा, तो पहले फोटॉन का पैटर्न बदल गया। यह एक हस्तक्षेप पैटर्न बन गया, जैसे कि यह दोनों स्लिट से गुजरा हो। लेकिन यह मापन पहले फोटॉन के स्क्रीन पर पहुंचने के बाद हुआ। यह ऐसा है जैसे भविष्य अतीत को बदल रहा हो, जैसे दूसरे फोटॉन को मापने का निर्णय जो बाद में हुआ, पहले फोटॉन के व्यवहार को प्रभावित किया जो पहले हुआ। ये हमारी कारण और प्रभाव की समझ का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में ये पूरी तरह से सुसंगत है, क्योंकि दोनों फोटॉन उलझे हुए हैं, वे एक ही क्वांटम अवस्था का हिस्सा हैं, एक ऐसी अवस्था जो समय में फैली हुई है। मापन केवल एक क्षण में नहीं होता, ये पूरे उलझे हुए इतिहास को प्रभावित करता है। ये हमें समय के बारे में सोचने के एक नए तरीके की ओर ले जाता है। शायद समय एक नदी की तरह नहीं है जो एक दिशा में बहती है। शायद यह एक जाल की तरह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शायद हर क्षण हर दूसरे क्षण से उलझा हुआ है, एक कालातीत नृत्य में जो हमारी रैखिक धारणा से परे है। यह ब्लॉक यूनिवर्स के विचार के करीब है, लेकिन एक क्वांटम मोड के साथ। समय मौजूद है, लेकिन यह हमारे सोचने से अधिक लचीला, अधिक परस्पर जुड़ा हुआ है। अब आइए एक ऐसे विषय पर आएं जो कई लोगों को असहज करता है, क्वांटम यांत्रिकी और चेतना के बीच संबंध। मैं पहले ही पेनरोज और हैमरॉफ के ऑर्क-ओआर सिद्धांत का उल्लेख कर चुका हूं, जो सुझाव देता है कि चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। लेकिन एक और दृष्टिकोण है जो और भी अधिक कट्टरपंथी है। कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे कि जॉन वॉन न्यूमन और यूजीन विग्नर ने सुझाव दिया है कि चेतना ही वो है जो तरंग फलन को ढाती है। इस दृष्टिकोण में क्वांटम यांत्रिकी अधूरी है बिना चेतना के। मापन केवल एक भौतिक बातचीत नहीं है, यह एक चेतन अवलोकन है। यह बेतुका लगता है। यह सुझाव देता है कि चेतना भौतिकी में एक मौलिक भूमिका निभाती है, कि ब्रह्मांड किसी तरह हमारे अवलोकन पर निर्भर करता है। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, कोई भी वास्तव में नहीं जानता
कि तरंग फलन क्यों ढहता है। कोपेनहेगन व्याख्या इसे एक स्वयं सिद्ध के रूप में लेती है, एक मूल तथ्य जिसे समझाया नहीं जा सकता। कई विश्व व्याख्या कहती है कि यह ढहता नहीं है। लेकिन अगर यह ढहता है तो क्या इसे ढाता है? शायद, सिर्फ शायद, यह चेतना है। शायद ब्रह्मांड को खुद को जानने के लिए पर्यवेक्षकों की आवश्यकता है, खुद को वास्तविक बनाने के लिए। ये हमें एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या चेतना के बिना ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है? अगर कोई भी इसे देखने के लिए नहीं है तो क्या ये वास्तविक है? ये पुराना दार्शनिक प्रश्न है। अगर एक पेड़ जंगल में गिरता है और कोई भी इसे सुनने के लिए नहीं है तो क्या ये आवाज करता है? क्वांटम यांत्रिकी एक आश्चर्यजनक उत्तर सुझाती है, शायद नहीं। शायद ब्रह्मांड केवल संभावनाओं का एक धुंधला सुपरपोजिशन है जब तक कोई इसे नहीं देखता। शायद चेतना ही वो है जो संभावना को वास्तविकता में बदलती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिद्ध है। ये अत्यधिक सट्टा है और अधिकांश भौतिक विज्ञानी इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये एक दिलचस्प संभावना है जो खोज के लायक है, और ये हमें याद दिलाती है कि विज्ञान के पास सभी उत्तर नहीं हैं। अभी भी गहरे रहस्य हैं, गहरे प्रश्न हैं जो हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। आइए एक और प्रयोग के बारे में बात करें जो क्वांटम उलझाव की सीमाओं को धक्का देता है। 2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक तस्वीर ली, एक वास्तविक तस्वीर क्वांटम उलझाव की। उन्होंने एक विशेष कैमरे का उपयोग किया जो व्यक्तिगत फोटॉनों का पता लगा सकता था। उन्होंने उलझे हुए फोटॉन जोड़े बनाए और उन्हें एक क्रिस्टल के माध्यम से भेजा। जब फोटॉन क्रिस्टल से टकराए तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया, और ये पैटर्न जब दोनों फोटॉनों के लिए एक साथ कैप्चर किया गया तो उलझाव को दिखाया। ये पहली बार था कि किसी ने वास्तव में क्वांटम उलझाव को देखा था, इसे एक छवि में कैप्चर किया था। तस्वीर सुंदर है। ये दो फोटॉनों को दिखाती है, एक दूसरे से अलग लेकिन एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई। ये ऐसा है जैसे आप ब्रह्मांड के छिपे हुए कपड़े को देख रहे हैं, उन अदृश्य संबंधों को जो सब कुछ एक साथ बांधते हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि क्वांटम उलझाव केवल एक गणितीय अमूर्तता नहीं है, यह एक वास्तविक भौतिक घटना है जिसे मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, फोटो खिंचवाया जा सकता है। अब आइए क्वांटम उलझाव के भविष्य के अनुप्रयोगों के बारे में बात करें। हमने पहले ही क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सेंसिंग के बारे में बात की है, लेकिन और भी संभावनाएं हैं, कुछ जो विज्ञान कल्पना की तरह लगती हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम इंटरनेट। कल्पना कीजिए कि एक नेटवर्क जहां जानकारी उलझे हुए कणों के माध्यम से प्रसारित होती है, पूरी तरह से सुरक्षित, हैकिंग के लिए अभेद्य। यह केवल एक सपना नहीं है। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सभी क्वांटम नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। चीन ने पहले से ही बीजिंग और शंघाई के बीच 2000 किलोमीटर की क्वांटम संचार लाइन बनाई है, मिसियस उपग्रह का उपयोग करके। या क्वांटम टेलीपोर्टेशन के बारे में सोचें। हमने पहले ही इसके बारे में बात की है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं आश्चर्यजनक हैं। अभी हम केवल व्यक्तिगत कणों की क्वांटम अवस्थाओं को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में आप अधिक जटिल प्रणालियों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। शायद एक दिन हम अणुओं को टेलीपोर्ट कर सकेंगे, फिर कोशिकाओं को, फिर कौन जानता है। यह अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, शायद असंभव, लेकिन यह सिद्धांत रूप से संभव है। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यह दवा, संचार, यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रा को बदल देगा। या क्वांटम सिमुलेशन के बारे में सोचें। क्वांटम कंप्यूटर जटिल क्वांटम प्रणालियों का अनुकरण कर सकते हैं, जैसे कि अणु, सामग्री, यहां तक कि जैविक प्रक्रियाएं। ये हमें नई दवाओं को डिजाइन करने, नई सामग्री बनाने, रोगों को समझने की अनुमति दे सकता है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल क्वांटम प्रक्रिया है। अगर हम इसे क्वांटम कंप्यूटर पर अनुकरण कर सकते हैं तो हम कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण बना सकते हैं, एक तरीका जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलता है, पौधों की तरह। यह जलवायु परिवर्तन को हल कर सकता है, ऊर्जा संकट को हल कर सकता है। लेकिन शायद क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा अनुप्रयोग ब्रह्मांड को समझने में है। हमने पहले ही बात की है कि कैसे उलझाव ब्लैक होल, बिग बैंग
डार्क एनर्जी से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन एक और संभावना है जो और भी अधिक कट्टरपंथी है। कुछ भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि अंतरिक्ष समय स्वयं क्वांटम उलझाव से उत्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण में अंतरिक्ष और समय मौलिक नहीं हैं, वे उभरती हुई संपत्तियां हैं। कुछ ऐसा जो गहरे, अधिक मौलिक स्तर से उत्पन्न होता है, और वो गहरा स्तर क्वांटम उलझाव है। इसे ER बराबर EPR अनुमान कहा जाता है, जिसे जुआन माल्डासेना और लियोनार्ड सस्किन ने 2013 में प्रस्तावित किया था। ER आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज के लिए खड़ा है, जिसे वर्म होल के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष समय में एक सुरंग जो दो दूर के बिंदुओं को जोड़ती है। EPR आइंस्टीन-पोडोल्स्की-रोसेन विरोधाभास के लिए खड़ा है, जो क्वांटम उलझाव का वर्णन करता है। अनुमान कहता है कि ये दो घटनाएं एक ही हैं। जब दो कण उलझे होते हैं तो वे एक वर्म होल से जुड़े होते हैं, एक सूक्ष्म क्वांटम स्केल सुरंग। उलझाव और अंतरिक्ष समय ज्यामिति एक ही चीज के दो पहलू हैं। अगर यह सच है तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष समय का कपड़ा उलझाव से बुना गया है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की संरचना, आकाशगंगाओं का वितरण, ब्लैक होल का व्यवहार, सब कुछ क्वांटम उलझाव द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि अलगाव केवल एक भ्रम नहीं है, ये एक मौलिक असत्य है। गहरे स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। अब आइए इस बारे में बात करें कि ये सब हमारे दैनिक जीवन से कैसे संबंधित है। आप सोच सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैं क्वांटम भौतिक विज्ञानी नहीं हूं। मैं उलझे हुए कणों के साथ प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यह मेरे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यहां बात है। क्वांटम उलझाव हमें याद दिलाती है कि हम अलग नहीं हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं, गहरे स्तर पर। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद की मदद करते हैं। ये केवल नैतिकता नहीं है, ये भौतिकी है, ये वास्तविकता की प्रकृति है। और जब आप इसे समझते हैं तो ये आपके जीने के तरीके को बदलता है। कल्पना कीजिए कि अगर हर कोई समझता कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक ही क्वांटम क्षेत्र का। क्या हम अभी भी युद्ध करेंगे? क्या हम अभी भी एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे? क्या हम अभी भी पर्यावरण को नष्ट करेंगे? शायद नहीं। शायद हम अधिक करुणा, अधिक सहानुभूति, अधिक प्रेम के साथ जिएंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि दूसरे को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है, कि दूसरे की मदद करना खुद की मदद करना है। यह क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा पाठ है। यह हमें दिखाती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं हैं। वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें तंत्र देता है, सटीक गणितीय विवरण। आध्यात्मिकता हमें अर्थ देती है, गहरा उद्देश्य और संबंध। और जब वे एक साथ आते हैं तो वे हमें वास्तविकता की एक पूर्ण तस्वीर देते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां ब्रह्मांड केवल मृत पदार्थ नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला, परस्पर जुड़ा हुआ पूरा है। आइए एक अंतिम प्रयोग के बारे में बात करें जो इस बिंदु को घर लाता है। 2021 में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जहां उन्होंने मानव मस्तिष्क में क्वांटम उलझाव के संकेतों की तलाश की। उन्होंने MRI स्कैनर का उपयोग किया जो व्यक्तिगत न्यूरॉन्स की गतिविधि का पता लगा सकता था। उन्होंने पाया कि जब दो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं तो उनकी गतिविधि सहसंबद्ध होती है, एक तरह से जो शास्त्रीय भौतिकी द्वारा समझाया नहीं जा सकता। यह सुझाव देता है कि क्वांटम उलझाव मस्तिष्क में भूमिका निभा सकती है, कम से कम कुछ परिस्थितियों में। अब यह निर्णायक सबूत नहीं है। यह एक प्रारंभिक खोज है जिसे और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन यह दिलचस्प है। यह सुझाव देता है कि चेतना, विचार, भावनाएं, ये सभी क्वांटम घटनाएं हो सकती हैं, कि हमारे दिमाग केवल शास्त्रीय कंप्यूटर नहीं हैं, बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम सभी गहरे स्तर पर क्वांटम रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, ये सभी एक ही क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ये सच है, कल्पना कीजिए कि अगर हम सभी एक विशाल क्वांटम नेटवर्क का हिस्सा हैं जहां हर विचार, हर भावना, हर अनुभव साझा किया जाता है किसी न किसी स्तर पर। यह टेलीपैथी की तरह नहीं होगा
जहां आप सीधे किसी के विचारों को सुन सकते हैं। यह अधिक सूक्ष्म होगा, एक गहरा संबंध, एक साझा चेतना। यह वही है जो रहस्यवादी सदियों से वर्णन कर रहे हैं कि हम सभी एक हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि गहरे स्तर पर हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यह सिद्ध है, मैं कह रहा हूं कि यह संभव है, और यह संभावना ही रोमांचक है। यह सुझाव देती है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, एक ही सत्य के विभिन्न पहलुओं की खोज कर रहे हैं, और जब वे मिलते हैं तो वे हमें वास्तविकता की एक पूर्ण तस्वीर देंगे। एक ऐसी तस्वीर जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता, भौतिकी और दर्शन सभी एक साथ आते हैं, एक एकीकृत समझ में। आइए एक क्षण के लिए रुकें और इस बारे में सोचें कि हम कितनी दूर आ गए हैं। 1935 में आइंस्टाइन ने क्वांटम उलझाव को भूतिया दूरी की क्रिया कहा और सोचा कि यह असंभव है। आज हम इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने, सुरक्षित संचार भेजने, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए कर रहे हैं। हम उलझे हुए कणों की तस्वीरें ले रहे हैं, उन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी पर भेज रहे हैं, यहां तक कि मानव मस्तिष्क में उनके संकेतों की तलाश कर रहे हैं। यह एक असाधारण यात्रा है और हम अभी शुरुआत में हैं। अगले दशकों में हम और भी अधिक आश्चर्यजनक खोजें देखेंगे। शायद हम बड़ी और बड़ी वस्तुओं को उलझाएंगे। शायद हम क्वांटम इंटरनेट बनाएंगे जो पूरी दुनिया को जोड़ेगा। शायद हम क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे जो किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। शायद हम यह समझेंगे कि चेतना कैसे काम करती है और क्या यह वास्तव में एक क्वांटम घटना है। शायद हम यह समझेंगे कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, यह कैसे विकसित होगा और हम इसमें कहां फिट होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद हम ये समझेंगे कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक ही क्वांटम क्षेत्र का। और जब हम इसे समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हम अधिक करुणा, अधिक सहानुभूति, अधिक प्रेम के साथ जीते हैं। हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, पर्यावरण की देखभाल करते हैं, ब्रह्मांड की देखभाल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम सभी एक हैं। ये क्वांटम उलझाव का वादा है। ये केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागृति है। यह एक एहसास है कि ब्रह्मांड अलग अलग टुकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक एकीकृत पूरा है, और हम उस पूरे का हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, याद रखें, वे तारे केवल दूर की रोशनी नहीं हैं, वे आपसे जुड़े हुए हैं। उनके परमाणु आपके परमाणुओं से उलझे हो सकते हैं। उनका प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश करता है और आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, आप ब्रह्मांड हैं, खुद को देख रहे हैं। और यह एहसास, यह गहरी एकता की भावना शायद सबसे बड़ी खोज है जो हम कभी कर सकते हैं। और जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, याद रखें, वे आपसे अलग नहीं हैं, वे आप हैं, एक अलग रूप में। उनके परमाणु आपके परमाणुओं से उलझे हो सकते हैं, उनकी चेतना आपकी चेतना से जुड़ी हो सकती है। आप दो अलग अलग लोग नहीं हैं, आप एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। और जब आप इसे समझते हैं तो आप उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आप उन्हें प्यार, करुणा, सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्हें चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है, उनकी मदद करना खुद की मदद करना है। ये क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा पाठ है। ये हमें दिखाती है कि हम सभी एक हैं, कि अलगाव एक भ्रम है, कि ब्रह्मांड एक विशाल, परस्पर जुड़ा हुआ पूरा है, जहां सब कुछ बाकी सब कुछ से जुड़ा हुआ है। और जब हम इसे समझते हैं तो हम अलग तरह से जीते हैं। हम अधिक जागरूकता, अधिक उपस्थिति, अधिक प्रेम के साथ जीते हैं। हम समझते हैं कि हर क्षण कीमती है, हर संबंध पवित्र है, हर अनुभव एक उपहार है। क्वांटम उलझाव हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक आश्चर्य है। ये हमें याद दिलाती है कि हम उस रहस्य का हिस्सा हैं, उस चमत्कार का, उस आश्चर्य का। और ये हमें आमंत्रित करती है कि हम खुले दिल, खुले दिमाग, खुली आत्मा के साथ जिएं। ये हमें आमंत्रित करती है कि हम ब्रह्मांड को गले लगाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, खुद को गले लगाएं, क्योंकि हम सभी एक हैं, हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी ब्रह्मांड हैं।
खुद को जान रहे हैं, खुद को अनुभव कर रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। यह क्वांटम उलझाव का उपहार है। ये केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह जीने का एक तरीका है, यह होने का एक तरीका है, यह प्यार करने का एक तरीका है। और जब हम इसे गले लगाते हैं तो हम बदल जाते हैं। हम अधिक पूर्ण, अधिक जीवित, अधिक मानव बन जाते हैं। हम वह बन जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। ब्रह्मांड खुद को जान रहे हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां ईमानदारी की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। यह सब बहुत सुंदर लगता है, बहुत काव्यात्मक, बहुत आध्यात्मिक। लेकिन क्या ये वास्तव में विज्ञान है, या क्या हम केवल प्राचीन दर्शन को आधुनिक भौतिकी के कपड़े पहना रहे हैं? क्या हम वो नहीं कर रहे जो छद्म विज्ञान करता है, चुनिंदा रूप से वैज्ञानिक तथ्यों को उठाना और उन्हें हमारी पूर्व निर्धारित मान्यताओं में फिट करना? ये एक उचित सवाल है और इसका जवाब जटिल है। सच्चाई ये है, हाँ, क्वांटम उलझाव वास्तविक है। ये प्रयोगशाला में हजारों बार सिद्ध हो चुकी है। बेल की असमानता का उल्लंघन निर्विवाद है। दो कण चाहे कितनी भी दूर हों, तुरंत सहसंबद्ध हो सकते हैं। ये तथ्य है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो व्याख्या जो हम इस पर लगाते हैं वैज्ञानिक रूप से वैध है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो हम एक वैज्ञानिक कथन और एक दार्शनिक कथन के बीच की रेखा को धुंधला कर रहे हैं। क्वांटम उलझाव हमें बताती है कि दो कण जो एक बार बातचीत करते थे, एक सहसंबंध बनाए रखते हैं। लेकिन ये सहसंबंध बेहद नाजुक है। डीकोहेरेंस, जैसा कि हमने देखा, इसे लगभग तुरंत नष्ट कर देती है जब कण वास्तविक दुनिया के संपर्क में आते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आप और एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक तारा उलझे हुए हैं, तो यह तकनीकी रूप से सच हो सकता है कि आप दोनों बिग बैंग से उत्पन्न हुए। लेकिन व्यावहारिक रूप से वह उलझाव इतनी कमजोर, इतनी पतली, इतनी शोर से दबी हुई है कि यह मापने योग्य नहीं है, पता लगाने योग्य नहीं है, या किसी भी अर्थपूर्ण तरीके से प्रासंगिक नहीं है। ये ऐसा है जैसे कहना कि आप और मैं जुड़े हुए हैं क्योंकि हम दोनों ने एक बार उसी हवा में सांस ली। तकनीकी रूप से सच, लेकिन क्या ये वास्तव में मायने रखता है? क्या ये वास्तव में हमारे बीच एक सार्थक संबंध बनाता है? और फिर चेतना का सवाल है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक जैसे पेनरोज और हैमरॉफ ने सुझाव दिया है कि क्वांटम प्रक्रियाएं मस्तिष्क में भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन यह अत्यधिक सट्टा है और अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट इससे असहमत हैं। मस्तिष्क गर्म, गीला, शोर वाला है। क्वांटम सुसंगतता के लिए एक भयानक वातावरण। डीकोहेरेंस समय फेम्टोसेकंड में मापा जाता है, जबकि न्यूरोनल प्रक्रियाएं मिलीसेकंड में होती हैं। यह 6 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का अंतर है। ये ऐसा है जैसे कहना कि एक तितली की फड़फड़ाहट एक तूफान का कारण बनती है। तकनीकी रूप से अराजकता सिद्धांत में यह संभव है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह इतना अप्रत्यक्ष और कमजोर है कि यह अर्थहीन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्वांटम उलझाव और अद्वैत के बीच संबंध झूठा है? नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें सावधान रहना होगा। हम एक रूपक बना रहे हैं, एक समानता। हम कह रहे हैं, देखो, क्वांटम भौतिकी से पता चलता है कि अलगाव एक भ्रम है। और प्राचीन दर्शन ने भी यही कहा। शायद वे एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। यह एक सुंदर विचार है, यह एक प्रेरक विचार है, लेकिन यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है। और यह ठीक है, विज्ञान के पास सभी उत्तर नहीं है। विज्ञान हमें बताता है कि कैसे, लेकिन यह हमेशा हमें नहीं बताता कि क्यों। यह हमें तंत्र देता है, लेकिन हमेशा अर्थ नहीं। और यहीं पर दर्शन, आध्यात्मिकता, कला आती है। वे अंतराल को भरते हैं, वे हमें अर्थ देते हैं, उद्देश्य, संबंध। तो जब हम कहते हैं कि क्वांटम उलझाव हमें दिखाती है कि हम सभी एक हैं, तो हम वास्तव में क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि विज्ञान ने एक घटना की खोज की है जो हमारी सामान्य समझ को चुनौती देती है। एक घटना जो सुझाव देती है कि वास्तविकता हमारे सोचने से अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। और यह खोज प्राचीन ज्ञान के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो हजारों वर्षों से कह रहा है कि अलगाव एक भ्रम है।
यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह एक संकेत है, एक सुराग, एक निमंत्रण है कि हम गहराई से देखें। और यहाँ कुछ आकर्षक है। जितना अधिक हम क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करते हैं, उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि हम नहीं जानते। 1920 के दशक में जब क्वांटम यांत्रिकी पहली बार विकसित हुई तो भौतिक विज्ञानियों ने सोचा कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। उन्होंने सोचा कि वे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे। लेकिन एक सदी बाद हम अधिक प्रश्नों के साथ हैं, कम उत्तरों के साथ नहीं। हम नहीं जानते कि तरंग फलन क्यों ढहता है। हम नहीं जानते कि क्या कई विश्व व्याख्या सही है या कोपेनहेगन व्याख्या या कोई अन्य। हम नहीं जानते कि क्या चेतना मापन में भूमिका निभाती है। हम नहीं जानते कि क्या अंतरिक्ष समय उलझाव से उत्पन्न होता है। हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर है। हम नहीं जानते कि क्या हम सभी एक सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। ये खुले प्रश्न हैं और यह विज्ञान की सुंदरता है। यह स्वीकार करता है कि यह नहीं जानता। यह अनिश्चितता को गले लगाता है। यह रहस्य के साथ सहज है और यह हमें आमंत्रित करता है कि हम खोज करें, प्रयोग करें, सवाल करें। लेकिन यहाँ कुछ है जो हम जानते हैं निश्चितता के साथ। क्वांटम उलझाव हमें दिखाती है कि वास्तविकता हमारे सोचने से अधिक अजीब है। ये हमें दिखाती है कि अंतरिक्ष और समय, जिन्हें हम इतना मौलिक मानते हैं, शायद उतने मौलिक नहीं हैं। ये हमें दिखाती है कि कण, जिन्हें हम अलग अलग वस्तुओं के रूप में सोचते हैं, वास्तव में एक ही क्वांटम अवस्था के पहलू हो सकते हैं। ये हमें दिखाती है कि ब्रह्मांड हमारे सोचने से अधिक परस्पर जुड़ा हुआ है और ये अपने आप में गहरा है। ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये हमें खुले दिमाग, खुले दिल के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है। ये हमें आमंत्रित करता है कि हम संभावना पर विचार करें कि वास्तविकता हमारे सोचने से अधिक रहस्यमय, अधिक अद्भुत, अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। अब आइए एक क्षण के लिए बात करें कि विज्ञान की सीमाएं क्या हैं। विज्ञान एक उपकरण है, एक विधि है। यह अवलोकन, प्रयोग, मापन पर आधारित है। यह उन चीजों का अध्ययन करता है जिन्हें मापा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसने हमें चंद्रमा पर पहुंचाया है, बीमारियों का इलाज किया है, इंटरनेट बनाया है, लेकिन विज्ञान के पास सीमाएं हैं। विज्ञान हमें नहीं बता सकता कि जीवन का अर्थ क्या है। ये हमें नहीं बता सकता कि क्या सही है और क्या गलत। ये हमें नहीं बता सकता कि सुंदरता क्या है या प्रेम या करुणा। ये चीजें मापने योग्य नहीं हैं, कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह से विज्ञान मापता है। वे व्यक्तिपरक हैं, व्यक्तिगत हैं, अनुभवात्मक हैं। और यहीं पर दर्शन, आध्यात्मिकता, कला आती है। वे उन प्रश्नों से निपटते हैं जो विज्ञान नहीं कर सकता। वे हमें अर्थ देते हैं, उद्देश्य, संबंध। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल मांस और हड्डियों के बैग नहीं हैं, केवल परमाणुओं का संग्रह नहीं हैं। हम चेतन प्राणी हैं जो सोचने, महसूस करने, प्यार करने, सपने देखने में सक्षम हैं। तो जब हम क्वांटम उलझाव और अद्वैत के बीच संबंध बनाते हैं तो हम दो अलग अलग डोमेन को बांट रहे हैं। हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक संवाद बना रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, क्या ये दो तरीके हैं एक ही सत्य को देखने के? क्या वे एक दूसरे को सूचित कर सकते हैं, एक दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं? और मेरा मानना है कि उत्तर हाँ है, लेकिन केवल तभी जब हम ईमानदार हों। केवल तभी जब हम स्वीकार करें कि हम रूपक बना रहे हैं, समानताएं, न कि शाब्दिक वैज्ञानिक दावे। केवल तभी जब हम विज्ञान की सीमाओं का सम्मान करें और छद्म विज्ञान के जाल में न फंसें, क्योंकि यहाँ खतरा है। जब हम विज्ञान का उपयोग आध्यात्मिक मान्यताओं को सही ठहराने के लिए करते हैं तो हम दोनों को कमजोर करते हैं। हम विज्ञान को कमजोर करते हैं क्योंकि हम इसे गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे उन दावों का समर्थन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं जो ये नहीं करता। और हम आध्यात्मिकता को कमजोर करते हैं क्योंकि हम सुझाव दे रहे हैं कि इसे वैज्ञानिक सत्यापन की आवश्यकता है, कि यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सच्चाई ये है, आध्यात्मिकता को विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अद्वैत को क्वांटम उलझाव द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने अधिकार में खड़ा है। हजारों वर्षों के अनुभव,
अभ्यास, एहसास पर आधारित। और विज्ञान को आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है। यह अपने अधिकार में खड़ा है, अवलोकन, प्रयोग, तर्क पर आधारित। लेकिन, और ये महत्वपूर्ण है, वे एक दूसरे से सीख सकते हैं। वे एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। वे एक दूसरे को नए प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, नए दृष्टिकोण तलाशने के लिए। जब एक भौतिक विज्ञानी क्वांटम उलझाव का अध्ययन करता है और अद्वैत के बारे में पढ़ता है, तो शायद वह नए प्रश्न पूछता है। शायद वह सोचता है, क्या अंतरिक्ष समय वास्तव में उलझाव से उत्पन्न होता है? क्या चेतना मापन में भूमिका निभाती है? ये वैज्ञानिक प्रश्न हैं जिन्हें प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है, और वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से प्रेरित हैं। इसी तरह जब एक आध्यात्मिक साधक क्वांटम उलझाव के बारे में सीखता है, तो शायद वह अपने अनुभव को नए तरीके से समझता है। शायद वह सोचता है, जब मैं एकता महसूस करता हूं, जब मैं महसूस करता हूं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, शायद यह केवल एक भ्रम नहीं है। शायद यह वास्तविकता की प्रकृति की एक झलक है, जैसा कि विज्ञान द्वारा खोजा गया है। यह उसके अभ्यास को गहरा करता है, उसके अनुभव को मान्य करता है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक स्वस्थ संवाद है। ये एक को दूसरे में कम करने की कोशिश नहीं है। ये दोनों का सम्मान करना है, दोनों से सीखना है। अब आइए एक क्षण के लिए बात करें कि यह सब व्यावहारिक रूप से क्या मायने रखता है। आप अपने दैनिक जीवन में क्वांटम उलझाव के ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप इसे अपने संबंधों में, अपने काम में, अपनी खुशी में कैसे लागू कर सकते हैं? यहाँ एक तरीका है। क्वांटम उलझाव हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो आप उन्हें प्रभावित करते हैं, और वे दूसरों को प्रभावित करते हैं, और वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। यह एक लहर प्रभाव है, एक कारण और प्रभाव की श्रृंखला जो आपकी प्रारंभिक क्रिया से बहुत आगे तक फैलती है। यह क्वांटम उलझाव की तरह नहीं है, यह शास्त्रीय कारण है, लेकिन सिद्धांत समान है। हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यों से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से। तो जब आप किसी के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं, तो आप केवल उस एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप एक लहर शुरू कर रहे हैं जो बाहर की ओर फैलती है, दूसरों को छूती है, दुनिया को बदलती है। और जब आप किसी के साथ क्रूरता से व्यवहार करते हैं, तो वही सच है, आप एक लहर शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक नकारात्मक। यह हमें जिम्मेदारी की भावना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्य मायने रखते हैं, कि हम अलग थलग नहीं हैं, कि हम जो करते हैं वो दूसरों को प्रभावित करता है। और ये हमें अधिक सावधानी से, अधिक जागरूकता से, अधिक प्रेम से जीने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ एक और तरीका है। क्वांटम उलझाव हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता हमारे सोचने से अधिक रहस्यमय है। ये हमें विनम्र बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि अभी भी रहस्य हैं, अभी भी आश्चर्य हैं। और ये हमें जिज्ञासा की भावना के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है, खुलेपन की भावना के साथ, आश्चर्य की भावना के साथ। जब आप रात के आकाश को देखते हैं, तो आप केवल दूर की रोशनी नहीं देख रहे हैं, आप एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए ब्रह्मांड को देख रहे हैं, जहां हर कण हर दूसरे कण से जुड़ा हुआ है, जहां अंतरिक्ष और समय उतने मौलिक नहीं हैं जितना हम सोचते हैं, जहां वास्तविकता हमारी कल्पना से अधिक अजीब है। और यह एहसास आपको विस्मय से भर सकता है, आश्चर्य से, कृतज्ञता से। और यहां एक तीसरा तरीका है। क्वांटम उलझाव हमें याद दिलाती है कि अलगाव कम से कम कुछ स्तर पर एक भ्रम है। यह हमें आमंत्रित करता है कि हम खुद को अलग थलग द्वीपों के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल महासागर में लहरों के रूप में देखें। और ये हमारे संबंधों को बदल सकता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तो आप एक अजनबी नहीं देख रहे हैं, आप एक साथी यात्री देख रहे हैं, एक साथी लहर देख रहे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो गहरे स्तर पर आपसे अलग नहीं है, जो उसी परमाणुओं से बना है, उसी क्वांटम क्षेत्रों से, उसी ब्रह्मांड से। और यह एहसास करुणा पैदा कर सकता है, सहानुभूति, प्रेम। यह एक जादुई परिवर्तन नहीं है, यह आपको तुरंत एक संत नहीं बना देगा, लेकिन यह एक बीज बो सकता है, एक संभावना खोल सकता है। यह आपको आमंत्रित कर सकता है कि आप अलग तरह से देखें, अलग तरह से महसूस करें,
अलग तरह से जिएं। अब आइए एक अंतिम प्रयोग के बारे में बात करें जो क्वांटम उलझाव की सीमाओं को अंतिम रूप से धक्का देता है। 2025 में, हाँ, भविष्य में, लेकिन यह पहले से ही योजना बनाई जा रही है। वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। वे पृथ्वी पर और अंतरिक्ष स्टेशन पर उलझे हुए कणों को बनाएंगे 400 किलोमीटर दूर। फिर वे परीक्षण करेंगे कि क्या उलझाव गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है। क्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अंतर उलझाव को कमजोर करता है? क्या ये इसे मजबूत करता है या क्या इसका कोई प्रभाव नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच संबंध का परीक्षण करता है। ये भौतिकी के दो स्तंभ हैं, लेकिन वे असंगत हैं। क्वांटम यांत्रिकी छोटे पैमाने पर काम करती है, सापेक्षता बड़े पैमाने पर, और कोई भी नहीं जानता कि उन्हें कैसे एकीकृत किया जाए। यह प्रयोग एक सुराग प्रदान कर सकता है, और अगर यह पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण उलझाव को प्रभावित करता है, तो यह सुझाव देगा कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं एक क्वांटम घटना है, कि अंतरिक्ष समय, जिसे सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के रूप में वर्णित करती है, वास्तव में क्वांटम उलझाव से बना है। यह क्वांटम गुरुत्वाकर्षण के लिए एक बड़ी सफलता होगी, भौतिकी की पवित्र कब्र। लेकिन भले ही प्रयोग कुछ भी निर्णायक नहीं दिखाता है, यह अभी भी मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। यह प्रश्न पूछने, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने, गलतियों से सीखने के बारे में है। यह निश्चितता के बारे में नहीं है, यह खोज के बारे में है, और यह अंततः क्वांटम उलझाव का सबसे गहरा पाठ है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड एक रहस्य है, कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि अभी भी आश्चर्य हैं, अभी भी खोजें हैं। और ये हमें आमंत्रित करता है कि हम जिज्ञासा के साथ जिएं, खुलेपन के साथ, विनम्रता के साथ। ये हमें आमंत्रित करता है कि हम स्वीकार करें कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के पास मूल्यवान अंतर्दृष्टि है, कि वे विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं, कि वे दोनों हमें वास्तविकता की प्रकृति को समझने में मदद कर सकते हैं, हमारे स्थान को ब्रह्मांड में, हमारे संबंध को एक दूसरे से। और ये हमें आमंत्रित करता है कि हम इस ज्ञान के साथ जिएं, कि हम अधिक जागरूकता के साथ जिएं, अधिक करुणा के साथ, अधिक प्रेम के साथ, कि हम याद रखें कि हम अलग नहीं हैं, कि हमारे कार्य मायने रखते हैं, कि हम सभी इस विशाल, रहस्यमय, अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्वांटम उलझाव हमें एक उपहार देती है, यह एहसास कि वास्तविकता हमारे सोचने से अधिक समृद्ध, अधिक जटिल, अधिक परस्पर जुड़ी हुई है। और यह उपहार हमें बदल सकता है, अगर हम इसे स्वीकार करें। यह हमें अधिक विनम्र, अधिक जिज्ञासु, अधिक दयालु बना सकता है। ये हमें याद दिला सकता है कि हम केवल अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए पूरे का हिस्सा हैं। और शायद अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, न कि सटीक वैज्ञानिक विवरण, न कि गणितीय सूत्र, बल्कि यह एहसास कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक हैं, कि अलगाव कम से कम कुछ गहरे स्तर पर एक भ्रम है। ये क्वांटम उलझाव का उपहार है, और यह एक उपहार है जो देता रहता है, हर नए प्रयोग के साथ, हर नई खोज के साथ, हर नए एहसास के साथ। यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती, एक रहस्य जो कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जाता। और यही इसे इतना सुंदर बनाता है। लेकिन अब, जब हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आइए एक क्षण के लिए रुकें और उस सबसे गहरे प्रश्न का सामना करें जो क्वांटम उलझाव हमारे सामने रखती है। ये प्रश्न न तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, न ही पूरी तरह से दार्शनिक। ये दोनों के बीच की सीमा पर रहता है, वहां जहां ज्ञान रहस्य से मिलता है। प्रश्न ये है, अगर अलगाव एक भ्रम है तो मैं कौन हूं? जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप एक व्यक्ति देखते हैं, एक शरीर, एक चेहरा, एक पहचान। आप सोचते हैं ये मैं हूं, ये वो है जो मैं हूं। लेकिन क्वांटम उलझाव और अद्वैत और बौद्ध धर्म और कई अन्य दार्शनिक परंपराएं सुझाव देती हैं कि यह पहचान, ये मैं, एक निर्माण है, एक उपयोगी निर्माण। निश्चित रूप से यह आपको दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है, निर्णय लेने में, जीवित रहने में। लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। गहरे स्तर पर आप परमाणुओं का एक संग्रह हैं, और वे परमाणु तारों में बने थे अरबों साल पहले।
और वे तारे बिग बैंग से उत्पन्न हुए थे। और बिग बैंग में सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ एक था। तो किसी अर्थ में आप ब्रह्मांड हैं। आप वह तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को अनुभव करता है, खुद को जानता है, खुद से प्यार करता है। ये केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, ये एक गहरा सत्य है जो विज्ञान और दर्शन दोनों द्वारा इंगित किया गया है। आप अलग नहीं हैं, आप एक प्रक्रिया हैं, एक पैटर्न है, एक लहर हैं जो एक विशाल महासागर से गुजरती है। और जब लहर गायब हो जाती है तो महासागर बना रहता है। ये विचार कुछ लोगों को डराता है। ये अहंकार के विघटन की तरह लगता है, स्वयं की मृत्यु की तरह। लेकिन रहस्यवादी जिन्होंने इस एहसास का अनुभव किया है कहते हैं कि ये वास्तव में मुक्तिदायक है। क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि आप अलग नहीं हैं तो आप डर खो देते हैं, आप चिंता खो देते हैं, आप उस बोझ को खो देते हैं जो एक अलग स्वयं को बनाए रखने के साथ आता है। रामन महर्षि 20वीं सदी के महान भारतीय संत ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे लगातार पूछें, मैं कौन हूं? ये केवल एक बौद्धिक प्रश्न नहीं था, ये एक ध्यान अभ्यास था, एक जांच थी। और जब शिष्य गहराई से देखते थे तो वे पाते थे कि मैं जिसे वे खोज रहे थे वो कहीं नहीं मिला। शरीर मैं नहीं था, ये बदलता है। विचार मैं नहीं थे, वे आते और जाते हैं। भावनाएं मैं नहीं थीं, वे क्षणभंगुर हैं। तो मैं क्या है? रामन का उत्तर था, मैं शुद्ध चेतना है, शुद्ध जागरूकता है। ये वो है जो सब कुछ देखता है लेकिन खुद कभी नहीं देखा जाता। ये वो स्क्रीन है जिस पर जीवन की फिल्म चलती है। और वो स्क्रीन, वो चेतना व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वभौमिक है। ये वही चेतना है जो हर प्राणी में, हर चीज में है। अब क्या ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है? नहीं। क्या ये क्वांटम उलझाव द्वारा सत्यापित है? नहीं। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है वास्तविकता को देखने का जो क्वांटम भौतिकी की खोजों के साथ प्रतिध्वनित होता है। दोनों सुझाव देते हैं कि अलगाव एक भ्रम है। दोनों सुझाव देते हैं कि गहरे स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक है। और ये हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर हम सभी एक हैं तो पीड़ा क्यों है? अगर ब्रह्मांड एक एकीकृत पूरा है तो युद्ध क्यों है? बीमारी क्यों है? मृत्यु क्यों है? यह अस्तित्व का महान विरोधाभास है और ना तो विज्ञान ना ही दर्शन के पास इसका पूर्ण उत्तर है। लेकिन यहाँ एक दृष्टिकोण है। शायद पीड़ा अलगाव के भ्रम का परिणाम है। जब हम खुद को अलग मानते हैं तो हम डरते हैं, हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम संसाधनों के लिए लड़ते हैं, शक्ति के लिए, अस्तित्व के लिए। और ये संघर्ष पीड़ा पैदा करता है। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि हम सभी एक हैं तो संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। दूसरे को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। दूसरे की मदद करना खुद की मदद करना है। और इस एहसास से करुणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। प्रेम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, न कि एक नैतिक आदेश के रूप में बल्कि वास्तविकता की प्रकृति की एक मान्यता के रूप में। बौद्ध धर्म इसे करुणा कहता है, सभी प्राणियों के दुख को समाप्त करने की इच्छा। और यह करुणा प्रतीत्य समुत्पाद की समझ से उत्पन्न होती है, इस एहसास से कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कि कोई भी वास्तव में अलग नहीं है। जब आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे अलग नहीं है तो उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाती है और आप स्वाभाविक रूप से मदद करना चाहते हैं। ये क्वांटम उलझाव का नैतिक निहितार्थ है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, न केवल हमारे लिए बल्कि हर किसी के लिए, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी एक विशाल परस्पर जुड़े हुए जाल का हिस्सा हैं। अब आइए उन चीजों के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते, क्योंकि यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम क्या जानते हैं। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है, हम नहीं जानते कि यह कैसे उत्पन्न होती है, यह कैसे काम करती है, यह मस्तिष्क से कैसे संबंधित है। हम नहीं जानते कि क्या यह केवल न्यूरोनल गतिविधि का एक उत्पाद है या क्या यह कुछ अधिक मौलिक है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड के कपड़े में बुना गया है। हम नहीं जानते कि क्वांटम तरंग फलन क्यों ढहता है। हम नहीं जानते कि क्या यह एक वास्तविक भौतिक प्रक्रिया है या केवल हमारे ज्ञान का एक अद्यतन है। हम नहीं जानते कि क्या कई विश्व व्याख्या सही है या कोपेनहेगन व्याख्या या कोई अन्य। हम नहीं जानते कि क्या अंतरिक्ष समय
वास्तव में क्वांटम उलझाव से उत्पन्न होता है। हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर है। हम नहीं जानते कि क्या ब्लैक होल में जानकारी संरक्षित है या ये खो जाती है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है या डार्क एनर्जी। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ या ये कैसे समाप्त होगा। हम नहीं जानते कि क्या अन्य ब्रह्मांड हैं या क्या हम अकेले हैं। हम नहीं जानते कि क्या जीवन केवल पृथ्वी पर है या क्या यह ब्रह्मांड में सामान्य है। हम नहीं जानते कि क्या चेतना केवल जैविक प्राणियों में है या क्या यह अधिक व्यापक है। ये बड़े प्रश्न हैं, गहरे प्रश्न हैं, और हमारे पास उत्तर नहीं है। और ये ठीक है, क्योंकि विज्ञान न जानने के बारे में है। ये प्रश्न पूछने के बारे में है, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के बारे में है, गलतियों से सीखने के बारे में है। यह एक यात्रा है, एक गंतव्य नहीं। और दर्शन भी न जानने के बारे में है। यह रहस्य के साथ रहने के बारे में है, अनिश्चितता को गले लगाने के बारे में है, उन प्रश्नों के साथ सहज होने के बारे में है जिनके कोई उत्तर नहीं है। सुकरात, प्राचीन यूनानी दार्शनिक, ने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं केवल एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह विनम्रता का एक कथन था, लेकिन यह ज्ञान का भी एक कथन था। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तो आप सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। आप नए विचारों के लिए खुले हो जाते हैं, नए दृष्टिकोणों के लिए, नई संभावनाओं के लिए। और ये वह रवैया है जो हमें क्वांटम उलझाव से सीखने की आवश्यकता है। न कि निश्चितता बल्कि जिज्ञासा, न कि हठधर्मिता बल्कि खुलापन, न कि भय बल्कि आश्चर्य। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे सोचने से अधिक अजीब है। ये हमारे सोचने से अधिक रहस्यमय है। ये हमारे सोचने से अधिक सुंदर है। और जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही अधिक हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। लेकिन यह निराशाजनक नहीं है, यह रोमांचक है। क्योंकि इसका मतलब है कि अभी भी खोज करने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जाता, और यही इसे इतना सुंदर बनाता है। अब आइए उस बिंदु पर वापस आएं जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है वह पहला प्रश्न? अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके शरीर में अरबों इलेक्ट्रॉन एक अदृश्य नृत्य कर रहे हैं, और उनमें से कुछ इस ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर मौजूद कणों से जुड़े हुए हैं। अब इस यात्रा के अंत में आप इस कथन को अलग तरह से समझते हैं। आप जानते हैं कि यह केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, हालांकि एक जटिल और सूक्ष्म। आप जानते हैं कि क्वांटम उलझाव वास्तविक है, कि यह प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी है, कि यह प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जा रही है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्याख्या वैध है। आप जानते हैं कि विज्ञान की सीमाएं हैं, कि दर्शन की सीमाएं हैं, कि हमें दोनों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमें विनम्रता की आवश्यकता है, जिज्ञासा की, खुलेपन की। और आप जानते हैं कि चाहे वैज्ञानिक विवरण कुछ भी हों, एक गहरा सत्य है जो प्रतिध्वनित होता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि अलगाव कम से कम कुछ स्तर पर एक भ्रम है, कि हम सभी इस विशाल, रहस्यमय, अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो अब जब आप इन शब्दों को पढ़ना समाप्त करते हैं, मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहता हूं। ये वही प्रश्न है जो रामन महर्षि ने पूछा था, वही प्रश्न जो क्वांटम भौतिकी पूछती है, वही प्रश्न जो हर रहस्यवादी, हर दार्शनिक, हर वैज्ञानिक पूछता है जो गहराई से देखता है। प्रश्न ये है, आप कौन हैं? क्या आप ये शरीर हैं जो परमाणुओं से बना है, जो तारों में बने थे? क्या आप ये विचार हैं जो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की फायरिंग से उत्पन्न होते हैं? क्या आप ये भावनाएं हैं जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर से प्रभावित होती हैं? या क्या आप कुछ अधिक हैं? क्या आप वह चेतना हैं जो इन सभी को देखती है? क्या आप वह जागरूकता हैं जो हर अनुभव के पीछे है? और अगर हां, तो क्या वह चेतना व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक? मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूछने लायक प्रश्न है, ये गहराई से देखने लायक प्रश्न है। क्योंकि इस प्रश्न में, इस जांच में कुछ बदल जाता है। जब आप पूछते हैं, मैं कौन हूं, और वास्तव में देखते हैं, तो आप पा सकते हैं कि मैं जिसे आप खोज रहे थे वो उतना ठोस नहीं है जितना आपने सोचा था।
आप पा सकते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, एक पैटर्न है, एक लहर है, और आप पा सकते हैं कि यह लहर एक विशाल महासागर से अलग नहीं है। और उस एहसास में कुछ खुलता है। डर कम हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, अलगाव की भावना कम हो जाती है, और उसकी जगह कुछ और आता है, शांति, करुणा, प्रेम। न कि एक भावना के रूप में, बल्कि एक अवस्था के रूप में, एक तरीके के रूप में होने का। ये क्वांटम उलझाव का अंतिम उपहार है। न कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत, न कि एक दार्शनिक अवधारणा, बल्कि एक निमंत्रण। एक निमंत्रण कि हम गहराई से देखें, कि हम प्रश्न पूछें, कि हम अलग तरह से जिएं। एक निमंत्रण कि हम याद रखें कि हम अलग नहीं हैं, कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी इस विशाल, परस्पर जुड़े हुए रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और जब आप अगली बार रात के आकाश को देखें, या किसी दूसरे व्यक्ति को देखें, या दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखें, याद रखें, आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे हैं, आप ब्रह्मांड हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। और उस एहसास में, उस गहरी एकता की भावना में, शायद हम एक अलग दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम एक हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम पर्यावरण की देखभाल करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमसे अलग नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां हम करुणा, सहानुभूति, प्रेम के साथ जीते हैं। यह एक यूटोपियन सपना नहीं है, यह एक संभावना है। एक संभावना जो तब खुलती है जब हम वास्तविकता की प्रकृति को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि अलगाव एक भ्रम है, जब हम समझते हैं कि हम सभी एक हैं। क्वांटम उलझाव हमें यह दिखाती है, विज्ञान के सबसे सटीक, सबसे कठोर रूप में, और प्राचीन दर्शन हमें यह दिखाता है, हजारों वर्षों के अनुभव, अभ्यास, एहसास में। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा सत्य जो शब्दों से परे है, अवधारणाओं से परे है, लेकिन जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, साझा किया जा सकता है। और शायद अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। न कि सटीक वैज्ञानिक विवरण, न कि दार्शनिक तर्क, बल्कि यह अनुभव कि हम सभी जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक हैं, कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति है। ये क्वांटम उलझाव का संदेश है, ये अद्वैत का संदेश है, ये इंद्रजाल का संदेश है, और ये एक संदेश है जो आज इस विभाजित, खंडित दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। तो जैसे ही आप इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूं। शायद सबसे गहरा वैज्ञानिक सत्य और सबसे गहरा आध्यात्मिक सत्य एक ही हैं। शायद ब्रह्मांड अपनी सभी जटिलता में, अपने सभी रहस्य में हमें एक सरल संदेश बता रहा है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम अलग नहीं हैं, कि हम सभी जुड़े हुए हैं, एक विशाल, सुंदर, परस्पर जुड़े हुए पूरे में। और जब हम इसे समझते हैं, वास्तव में समझते हैं, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि गहराई से, अनुभवात्मक रूप से, तो सब कुछ बदल जाता है। हम बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, और शायद, बस शायद, हम उस ब्रह्मांड को बना सकते हैं जो हमेशा संभव रहा है। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता हाथ में हाथ चलते हैं, जहां ज्ञान और करुणा एक साथ बढ़ते हैं, जहां हम सभी अंततः घर आते हैं। घर उस एहसास में कि हम कभी अलग नहीं थे, कि हम हमेशा जुड़े हुए थे, कि हम हमेशा एक थे। ये क्वांटम उलझाव का वादा है, और ये एक वादा